लबों पे तबस्सुम, लबों पे तबस्सुम, पे तबस्सुम, निगाहों में बिजली, कयामत कहीं से। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और हमारे साथ हैं आज संजीव तंवर। मैं तो यहाँ नारायणा में इनके घर इसलिए आ गया कि आज ही सुबह मैंने सुरजीत जी की फेसबुक पोस्ट देखी कि उसमें संजीव तंवर जी की किताबें दिखाई दी। संजीव तंवर से मेरा ख्याल है कि शिशिर कृष्ण शर्मा ने पहली बार मेरा परिचय कराया था, तब से उनका नंबर मेरे पास है। लेकिन एक बार देखिए कौन आया। अभी आना जाना नहीं, ये बाई चांस डिलीवरी वाला था। ये अनयूजुअल था, ऐसे कोई बात। तो मैं कह रहा था कि शिशिर कृष्ण शर्मा जो हमारे दोस्त बम्बई में फिल्म हिस्टोरियन हैं, उनके ज़रिए पहली बार संजीव जी के साथ संवाद कायम हुआ था, लेकिन फिर ऐसा कुछ सिलसिला बना नहीं कि कभी उनसे मुलाकात होती। तो आज मैंने सोचा, और जिस प्यार से उन्होंने कहा कि आज ही मुलाकात होगी, तो लगता है कि आज कुछ संयोग ही ऐसा था कि आज उनसे मिलना था। तो मैं इस वक्त नारायणा में उनके घर में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उनकी दीवारों पर बहुत सारे पोस्टरों के फ्रेम किए हुए फ़ोटो लगे हुए हैं और खूब सारी किताबें हैं और एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है जो लगता है कि कुछ होम थिएटर जैसी चीज़ है। दीवारों का रंग नारंगी है और पंखे को हमने बंद कर दिया है ताकि खटखट की आवाज़ ना हो। हालांकि एक एंटीक घड़ी है जो यहाँ पे खटखट की आवाज़ करती रहेगी, जिससे आपको समय का अंदाज़ा मिलेगा। बाकी किताबें तो बहुत सी दिख रही हैं और बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग किताबें दिख रही हैं, उसको हम लोग फिर देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग संजीव तंवर के साथ कुछ बातचीत शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। धन्यवाद। तो हमको बताइए कि ये क्या सिलसिला, क्या है ये सब फिल्मों को लेके आपका प्यार कैसा है, क्यों है, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, आपने क्या किया, लाइवलीहुड के लिए क्या किया, और ये फिल्मों का और वो भी विंटेज फिल्मों का ये सब सिलसिला क्या है, सब शुरू से बताइए। जी, दरअसल सिलसिला शुरू हुआ जब हमारे फादर, जिन्हें फिल्म देखने का शौक़ था, तो वे पास के सिनेमा हॉल पे अक्सर फिल्में दिखाने के लिए ले जाया करते थे। वो जनरली नाइट शो हुआ करते थे। तो ये बात मैं कर रहा हूँ अर्ली 80s की। तो अर्ली 80s में हुआ ये करता था, जनरली कभी कभार दिन के शो देखने का मौका मिला तो दिन के शो में जस्ट इमेजिन कि अमर अकबर एंथनी या इस तरह की जब फिल्में चल रही होती थी, तो जो वहाँ मारा मारी, टिकट की ब्लैक और पुलिस के डंडे, हम तो बच्चे थे, खैर हम दूर से देख रहे होते थे, और यूजुअली हम जिनके साथ जाते थे वो लोग एडवांस टिकट वाले लोग थे। पर वो माहौल 90 के दशक के बाद पूरी तरह ख़त्म हो गया। वो एक अजीब सा ऑरा कि कई महीनों से फिल्म का इंतज़ार करना और जिस दिन वो आए की कोशिश है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पर खैर वो फादर वाला किस्सा ये हुआ करता था कि हम जाया करते थे एक साइकिल रिक्शा पे बैठ के 2 किलोमीटर दूर थिएटर। अब नाइट शो जब ख़त्म होता था तो रिक्शा मिलती नहीं थी, तो मैं, मेरे फादर, मेरी मदर और एक आध अंकल वंकल, हम सब लोग पैदल वापस आया करते थे। तो ये परिचय था। फिर फिल्म मैगजीन्स के साथ थोड़ा सा और डिटेलिंग आगे बढ़ी। अब चलते चलते बाद में लेट 80s में 88 के आसपास ये टेप रिकॉर्डर पहला मैंने जो हासिल किया, तो ऑडियो कैसेट खरीदने का एक सिलसिला शुरू हुआ और मुझे हमेशा से उसके इनले कार्ड को पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी होती थी। अच्छा, उसी दौर में 88 के आसपास ही फिल्में देखने का भी सिलसिला शुरू हुआ और ज़्यादातर कोशिश ये थी कि दिल्ली में प्रिया सिनेमा, जो इंग्लिश फिल्मों का गढ़ था उस ज़माने में, या चाणक्य, तो ये दो बड़े फेवरेट थे मेरे। तो इन पे फिल्में देखते थे, भले वो आधी समझ आए ना आए, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत सी लगती थी क्योंकि बजट उनका बहुत बेहतर होता था और बड़ा तो लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि हम अपनी फिल्में क्यों नहीं देखते। अच्छा, उसके बाद वीसीआर का टाइम थोड़ा चला गया, ऑडियो सीडी के बाद वीसीडी का टाइम आया, तो चीज़ें अवेलेबिलिटी बढ़ गई। तो गुरुदत्त की फिल्में, हज कपूर की फिल्में जिनकी ऑडियो कैसेट थी, वो सब, तो ये नॉलेज का विस्तार हुआ। इसी बीच मैंने श्री राम सेंटर में 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया, कुछ थिएटर किया, फिर बॉम्बे का रुख किया, वहाँ थोड़ी राइटिंग की, कुछ दिल्ली में राइटिंग की, टीवी के लिए, स्टेज के लिए।
अब करते करते जब बॉम्बे था मैं, तो मैंने महसूस किया कि यहाँ कोई भी आदमी पुरानी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करता है। सब लोग जो हैं प्रेजेंट में चल रहे हैं, और बुरी बात भी नहीं, क्योंकि आप अगर कमाना है वहाँ या पैसा बनाना है तो आपको प्रेजेंट में ही बात करनी पड़ेगी। पास्ट में बात करने का कोई लॉजिक नहीं है वर्किंग क्लास के लिए वहाँ। तो खैर किसी वजह से मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा, लेकिन इस बीच एक दिलचस्प घटना हुई। पंडित भरत व्यास, मैं थोड़ा उनका फ़ैन था, तो मुझे अनायास ही उनका घर मिल गया। बल्कि उससे पहले क्या हुआ कि सरदार मलिक साहब से मेरी एक मुलाकात हो गई, जो जूहू पे रहते हैं। मैं पास में ही रहता था, तो मैं उनसे वैसे ही मिलने चला गया। वो मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से चाय वाय पिलाई और बड़े तरीके से बात की। 1-1.5 घंटा वो बात करते रहे। तो पंडित भरत व्यास जी की बात चली कि भाई सारंगा के गीत बहुत अच्छे थे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा पास में उनका घर है। हालांकि जिस तरह उन्होंने घर बताया वो मिलता कभी नहीं, पर वो मैंने ढूंढ लिया किसी तरह से। तो खैर मैं उनके घर गया, तो अब वो किसी अजनबी के लिए जैसा बैड बिहेवियर किया जा सकता है वो वहाँ करीब करीब वैसा ही था। तो खैर अब मैं दिल्ली आया तो मैंने क्या था? हुआ ये था, उनके बेटे थे, वो था उनका नाम कृष्ण व्यास या कुछ ऐसी था। तो वो मिले मुझे। तो वो कहने लगे, एक बंगला था उनका बहुत बड़ा सा, मतलब सरदार मलिक का फ्लैट था, भरत व्यास का बड़ा बंगला था एक। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे मैं उनके गया, तो मुझे कहने लगे हाँ क्या करना है। अच्छा, एक तो बम्बईया भाषा, तो ऐसा लगता था कि यार ये इतने लिटरेरी आदमी का बेटा है, या मतलब थोड़ा सा ऐसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह का लैंग्वेज वो बोल रहे होंगे। तो मैंने उनको समझाया, कह रहे देखो यहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसे कर करके उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, आप घर जाइए, और मतलब ये सब बेकार के काम है। मतलब उसने ध्यान से मेरी बात भी सुनने की कोशिश नहीं करी। पर उससे एक मुझे लेसन मिला, और मैं ये सब के लिए कह रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं जिसको आप कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, उनके बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा होमवर्क आप लेके जाएंगे तो उसका इंप्रेशन खाली हाथ वाले आदमी के मुकाबले बेहतर होता है। तो खैर मैं वहाँ से आ गया, मैं दिल्ली आया। फिर मैंने भरत व्यास पे प्लान किया कि अब एक किताब लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही था, एक इसका कोई रीज़न नहीं था। अब जैसे जैसे, क्योंकि भरत व्यास को हम जानते थे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, यानी 55 की फिल्म के हिसाब से। अब जब और डीप स्टडी करी तो हमें पता लगा कि भरत जी तो 43 से गाने लिख रहे हैं। फिर 43 से भी पीछे जाएं तो एक आइडिया मिलता है कि 3-4 साल की स्ट्रगल भी अगर जोड़ लें उनकी, तो 40 के आसपास से आप मान लीजिए, तो 40 से 56 तक आते आते तो 15 साल बाद वाले भरत व्यास को हम तो जान रहे हैं। खैर धीरे धीरे वो किताब पूरी हुई। बहुत दिक्कतें आई उस दौर में, नेशनल फिल्म आर्काइव के चक्कर लगे और वगैरह वगैरह, पर अल्टीमेटली वो किताब पूरी हुई और लोगों को पसंद भी आई। अच्छा, पब्लिशरों का भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। मैं पब्लिशर के पास गया, वो पब्लिशर जिसने मेरी कुछ किताब पहले भी छाप रखी थी। तो उन्होंने कहा देखो ये पोइट्री वोइट्री तो बिकती नहीं है, आप जाइए बम्बई, उनका वर्क लीजिए। मतलब उन्होंने पूरा मेरे सिर पे डाल के कि भैया जो खर्चा करिए आइए, छाप देंगे हम, और प्रॉफिट भी हम ही खा जाएंगे इसका, मतलब आप जन सेवा करते चलिए इसमें। तो खैर उनकी बात तो नहीं मैंने मानी, फिर मैंने अपने लेवल पे खुद उसे पब्लिश किया। अब जब भरत व्यास जी को पब्लिश किया तो मुझे ऐसा एक चीज़ लगी कि भाई देखिए वो 40 में आ रहे हैं, फिल्में 31 से बन रही हैं, तो ये 12 साल का वैक्यूम कुछ तो है इसके बीच में। अब इस वैक्यूम से भी बड़ा वैक्यूम एक और है जो साइलेंट सिनेमा का वैक्यूम है, जिसकी एक्चुअली किसी को बहुत ज़्यादा पता ही नहीं कि हो क्या रहा था। क्योंकि दरअसल जितना भी सिनेमा इंडिया में कॉमनली पॉपुलर है वो 1948 या पोस्ट इंडिपेंडेंस का ही है ज़्यादातर। आप राज कपूर, दिलीप कुमार से पहले के सिनेमा को हम जानते ही नहीं है मोस्टली, कि कौन एक्टर थे, कौन क्या था, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि पब्लिसिटी में उस समय ना मैगज़ीन थी बहुत ज़्यादा, ना पब्लिसिटी, आज के रेडियो नहीं था इतना ज़्यादा पॉपुलर, तो लोगों के बीच। दूसरा सबसे बड़ी गलती उन खुद के मेकर की है, उन्होंने अपने सामान को संभाल के नहीं रखा है, क्योंकि हैंडलिंग बहुत मुश्किल थी। तो वो लोग क्या करते थे, फिल्म डैमेज हो गई तो जाने दीजिए, क्योंकि रीरन कुछ है नहीं। अब आज की डेट में क्या होता है कि कोई भी फिल्म आप उसके सैटेलाइट राइट हैं, दूरदर्शन राइट हैं, हज़ार चीज़ें, उस समय नहीं था। तो फिल्म इतना स्पेस घेरती थी और उसके लिए एसी चाहिए था, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट था उनके लिए। उनको हर बार ब्लेम नहीं कर सकते, बट हाँ मिस हैंडलिंग हुई है।
तो 1950, अच्छा दूसरा वो नाइट्रेट बेस्ड फिल्म थी तो वो जल भी जाती थी, तो इसलिए 1950 से पुरानी जितनी भी फिल्में हैं उनका बहुत ज़्यादा बच नहीं पाई हैं। इसके विपरीत हॉलीवुड में इसका अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बड़े स्टूडियोज़ थे तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, उन्होंने अपना मटेरियल बहुत अच्छी तरह बचा लिया। तो फिर भरत व्यास जी के बाद शुरू हुआ साइलेंट सिनेमा पे रिसर्च का मामला। फिर साइलेंट सिनेमा पे एक बुक लिखी जो भारी भरकम 876 पेज की बुक है और बहुत मटेरियल है, उससे मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता लगी। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था आपके साइलेंट दौर में, बल्कि आई थिंक मुझे ठीक से नहीं पता पर ये शायद 47, 48 या 50 तक चला होगा कि फिल्में फ्राइडे को रिलीज़ नहीं होती थी, फिल्में सैटरडे को रिलीज़ हुआ करती थी। यानी साइलेंट दौर में हमेशा फिल्में सैटरडे को रिलीज़ होती थी। शायद इसका रीज़न था ब्रिटिशर्स की छुट्टी थी और मोस्टली 2 शोज़ हुआ करते थे साइलेंट एरा में, 6 से 9, 9 से 12 इस तरह के कुछ शोज़ थे। मतलब पूरे दिन के 4 शो का कॉन्सेप्ट नहीं था उसमें ज़्यादातर। तो साइलेंट सिनेमा करने के बाद अच्छा हम लोगों को एक एडवांटेज रहा वैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती, टेक्नोलॉजी की वजह से इमेजेस एक्सचेंज करना, हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई जो हमसे पिछले लोगों के पास नहीं थी। तो साइलेंट का हुआ, फिर ये पिक्टोरियल जर्नीज़ का एक सिलसिला शुरू हुआ कि भाई पोस्टर को किसी ने प्रिजर्व नहीं किया तो पोस्टर के ऊपर एक किताब निकाली जाए। तो इस यात्रा में बहुत से लोगों ने साथ दिया, बहुत से लोगों ने नकली प्रॉमिस किए, कुछ ने वादे तोड़ दिए, कुछ ने निभाए, कुछ ने स्वार्थवश सेवा की, कुछ ने निस्वार्थ की। तो अब ये जर्नी चल रही है, तो होप करते हैं, क्योंकि देखिए फिल्मों में लिखने वाले भी बहुत आते रहेंगे, लेकिन जिस तरह मैं ढूंढ रहा था किताब की पास्ट की कोई बुक मिले, हमें नहीं मिलती थी, तो किसी ना किसी को तो लिखनी चाहिए। तो ये उसी का है कि एक छोटा सा प्रयास था कि चीज़ें मिल जाएं। तो थिएटर से शुरू हुई जर्नी फिल्म की राइटिंग की तरफ चली गई। ये है टोटल निचोड़। तो ये तो निचोड़ आपने कुछ ज़्यादा ही निचोड़ दिया। मुझे बिल्कुल ये समझ में नहीं आया आपकी कहानी में कि जिस घटना का आपने शुरू में जिक्र किया कि पिताजी और फिल्में देखना और प्रिया सिनेमा वगैरह, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि ये भूगोल के किस हिस्से में हो रहा था, यानी कि कौन सा इलाका, कौन से मोहल्ले, कौन सा शहर, कौन सा साल, आपके पिताजी क्या करते थे, खुद आप कितने भाई बहन हैं, ये सारी कहानियाँ अब मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। अब आप मुझे फिर से बताइए कुछ बुनियादी सूचनाओं के साथ कि आप पैदा कब हुए, कहाँ हुए, किस तरह के परिवार में हुए, और उसके बाद जाहिर है कि आपने बताया है, लेकिन उसको आप दोहरा भी सकते हैं कि किस तरह से फिल्मों में आपकी दिलचस्पी हुई। लेकिन जाहिर है कि फिल्मों में दिलचस्पी आउट ऑफ ब्लू नहीं हुई होगी, तो ये पूरी बात बताइए। शुरू से आपने अच्छा पॉइंट लिया कि क्योंकि अक्सर हम मिलते मिलते सोचते हैं कि सामने वाले को आधी सूचनाएं तो पता ही होंगी। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था और ये पुश्तैनी घर है मेरा। ये एक नारायणा गांव हुआ करता था पार्टीशन से पहले। तो उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो लाल डोरा में कुछ दिल्ली की ज़मीन थी जिसमें आप पुराने नक्शे में रह सकते थे। तो ये उसी तरह का इलाका है, लेकिन जो आसपास खेत थे सब लोग डीडीए ने सब एक्वायर कर लिया और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के सारे मकान यहाँ बन गए। उसी सिलसिले में नारायणा इलाका है, यहाँ एक थिएटर बना 1971 या 2 का रहा होगा। तो मेरा बर्थ हुआ 71 में दिल्ली में। ठीक है, मैं अकेला हूँ, ना कोई भाई है ना बहन है। तो भाई और बहन ना होने की सिचुएशन के 2 पहलू हैं, एक फ़ायदा और एक नुकसान। फ़ायदा ये है कि चलिए आप सोच सकते हैं कि भाई थोड़े प्रिविलेज हैं क्योंकि पेरेंट्स के साथ आपका जो लव है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मगर इसके डिसएडवांटेजेस उससे भी ख़तरनाक हैं। पहला तो ये कि एक्सपेक्टेशन सारी आपके ऊपर है, सारी गलती आपकी है और हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फर्स्ट क्लास में पास होंगे, आप बहुत अच्छे सुयोग्य निकलेंगे। सुपरमैन की जितनी भी आशाएं हैं वो सारी आपसे की जाती हैं। अब समस्या ये है कि सुपरमैन मैं था नहीं, मैं तो हमेशा रॉयल क्लास से पास होने वाला एक बड़ा मतलब लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट था जो बड़ी मुश्किल से पास हुआ करता था। अब संयोग की बात ये देखिए कि बाद में मुझे राइटिंग का ही काम करना पड़ा, जिससे सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता था स्कूल के अंदर की राइटिंग क्यों करनी पड़ती है, होमवर्क मैं कभी नहीं करता था।
चलिए खैर, अब वो 72 का जो सिनेमा हॉल था। आप 71 में पैदा हुए जी। इसी घर में जहां हम बात कर रहे हैं वहां, और आपके पिता क्या करते रहे? मेरे पिताजी भी रॉयल सी ज़िंदगी जीते रहे हैं हमेशा। एक शॉप करते थे वो, कभी फिर वो भी बंद कर दी उन्होंने। मतलब वो हमेशा, मेरे ग्रैंडफादर एक्चुअली वेल सेटल्ड थे, तो मेरे फादर भी इकलौते थे। आप लोग भी कहीं पार्टीशन के से आए? नहीं, हम लोग दिल्ली से। ये पुश्तैनी ज़मीन है और ये 1800 समथिंग की होगी, इतना पुराने समय से हम ये। दादा क्या करते थे? दादा मेरे पोस्ट मास्टर थे, और कुछ लैंड थी तो कुछ खेती वेती भी थी एक ज़माने में उनकी। तो मेरे फादर ने बड़ी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी, कभी कुछ खास कुछ किया नहीं। आज भी वो ऐसी बड़ी अपनी इंडिपेंडेंट सी ज़िंदगी जीते हैं। फिर मैं जो है, मैं भी थोड़ा सा आज़ाद था, बट ये मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा उसके बाद। पर पिक्चर देखने का जो शौक। फिर भी आपने पढ़ाई क्या की? मैंने ग्रेजुएशन किया। कहाँ से? कोरस्पोंडेंस। अच्छा जी। और 12th तक की पढ़ाई कहाँ की? 12th की पढ़ाई मैंने एक प्राइवेट स्कूल से की थी दिल्ली में, सरस्वती बाल मंदिर एक स्कूल था हरिनगर, तो वहाँ तक मैं पढ़ा, और नेचुरल आर्ट्स का स्टूडेंट था मैं। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 12th करने के बाद मुझे किताबों का शौक ही 12th के बाद लगा, पढ़ने का। 12th तक मुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे बिल्कुल पढ़ाई, किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग काम था। बस मैं कॉमिक्स पढ़ लेता था या कोई छोटा मोटा आर्टिकल या मैगजीन, बहुत लाइट चीज़ें पढ़ता था। 12th के बाद सेम ईयर 90 में मैंने 12th किया, और समझ लीजिए 3-4 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी चीज़ें हम क्यों नहीं पढ़ते हैं। मतलब इतने लोग प्रेमचंद की बात करते हैं, चलिए प्रेमचंद शुरू करते हैं। तो फिर सेवा सदन और गोदान और 5-6 थी प्रेमचंद की, वो सारी मैंने 1 रो में पढ़ी। फिर विमल मित्र आ गए, फिर बहुत सारे राइटर मैंने पढ़े। फिर कोशिश करी थोड़ा सा और विस्तार होने के बाद कि भाई वॉर एंड पीस पढ़ा जाए, पर मैं आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया उसे। क्राइम एंड पनिशमेंट बहुत अच्छा वर्क रहा, बहुत मज़ा आया। और तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि वर्ल्ड लिटरेचर में भी कितनी डेप्थ हो सकती है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, सिनेमा इससे पहले। अभी रुक जाइए, आप बार बार सिनेमा पे जंप कर रहे हैं, वो मेरी दिलचस्पी शायद है, लेकिन ठीक है, पहले समझना है मुझे जी कि पिताजी तो, दादाजी तो पोस्ट मास्टर थे जी, और पिताजी मतलब वो एक शाही आदमी हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शाही तो हो गए, हाँ। लेकिन फिर भी घर में अगर एक ही बच्चा है और पत्नी है तो कुछ तो लाना होता है। रेंटल इनकम। रेंटल इनकम, हाँ, अच्छा, ठीक है। पिताजी भी रेंटल इनकम, मतलब ग्रैंडफादर ने उनका जुगाड़ कर दिया था, और मेरा भी। तो हम लोग इसलिए अपने जो बेकार के काम जिन्हें बोल सकते हैं लोग बाकी के, हम उन्हें कर पाते थे थोड़ा इजीली। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा अहम सवाल है जो, मतलब ये कि खुद ठीक है रेंटल इनकम आपको कुछ आर्थिक सपोर्ट करेगी, लेकिन होता है कि बाप ये भी सोचे कि बेटे को एक दिन उसका कोई सपना पूरा करना है, बेटा भी सोचे कि एक दिन ये सपना, ये कब तक हम ये रेंट लेकर जिएंगे। देखिए, पिताजी की एक कहावत थी, वो शराबी फिल्म में भी अमिताभ ने कही है कि पूत सपूत तो क्यों वो धन संचय। हाँ, तो वो हमेशा वही सुना देते थे मुझे कि भाई देखो, तुम्हें कुछ करना है जोड़ लेना। तो फिर उनकी बात मुझे एक दिन समझ आ गई कि एक और उनका बड़ा फिक्स डायलॉग था, पता नहीं मैं बोलना चाहिए रिकॉर्डिंग में, कभी मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ी ना, तो उनका एक और फिक्स था, सब तेरा ही है। अब सब तेरा है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा लगता है, मान लीजिए मुझे अभी लेट्स से मुझे सिनेमा देखना है फॉर एग्जांपल, या आइसक्रीम खानी है, कुछ भी एक एग्जाम। अब मैं कहूँ अपने बच्चों को कि भाई सब तो तुम्हारा ही है, मेरे मरने के बाद आइसक्रीम बाद में खा लेना। अब इस लॉजिक को मुझे कभी, तब तो मैं बिलीव कर लेता था, पर मुझे लॉजिक समझ नहीं आया उस समय भी कि यार मतलब 80 साल का जब मैं हो जाऊंगा तब मैं आइसक्रीम खा के करूँगा क्या? अब बताइए, ठीक है, मुझे तो आज खानी है, ठीक है। तो उनके तर्क से मैं हमेशा कभी सहमत नहीं था, पूत कपूत वाला भी और ये वाला भी दूसरा, ठीक है। पर बिकॉज बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो मेरे पास कोई खास ऑप्शन थे नहीं। तो खैर फिर मुझे समझ आया कि भाई इनका मतलब सिंपल है कि भाई जो भी चाहिए यू अर्न एंड डू। तो खैर मैं अपने लिए काम करता हूँ, तो अब करते हैं ना, हाँ। लेकिन तब जबकि वो सबसे ऐसे बरस होते हैं जब आप अभी दुनिया को देख रहे होते हैं, आपके दोस्त लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता है तो कुछ एक सपना लेकर जी रहे होते हैं, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है। आपके सामने क्या? सर मेरा सपना था कि एक राज कपूर की तरह मैं बहुत बड़ा ऐसी फिल्में बनाऊं जो
पूरी दुनिया देखे, जिसका एक नाम, मतलब इसका पर्पस पैसा कभी नहीं था, आज भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आप ऐसा काम करिए, जैसे राज कपूर ने बहुत कम फिल्में बनाई हैं, आप देखेंगे 7-8 फिल्में ही हैं टोटल उनके करियर में एज ए डायरेक्टर, या महबूब खान बहुत लिमिटेड हैं, और जो भी ग्रेट डायरेक्टर हैं उनकी बड़ी गिनी चुनी फिल्में ही आई हैं। बहुत कम ग्रेट डायरेक्टर होंगे जिन्होंने ज़्यादा मात्रा में फिल्में बनाई हैं। तो मैं शुरू से, पता नहीं क्यों, मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मुझे एक फिल्म मेकर बनना चाहिए। ठीक है, वो नहीं बने, वो एक अलग बात है, लेकिन आज भी मेरी सोच कुछ ही इसी तरह की आर्टिस्टिक है। तो मुझे कभी भी क्वांटिटी पे बहुत यकीन नहीं था उसमें भी, आज भी नहीं है। जैसे मैं बॉम्बे गया तो मुझे तब ये लगा कि मैं ये करने नहीं आया था यहाँ, जो मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं घोस्ट राइटिंग करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। जिस ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है ना, मतलब वो मेरे कद का तो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जो मुझे लगा कि यार नहीं, ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अब इसे फेलियर कह सकते हैं, जो भी जिस भी कैटेगरी में रखिए। तो चलिए फिर से हम वापस फिल्म पे आते हैं, क्यों जहाँ आप बार बार जाना चाहते हैं। तो ये बताइए कि कब, यानी कि उम्र के किस पड़ाव पर फिल्म एक ऐसी चीज है जो आपको खुशी देती है, ये कब आपको अंदाजा हुआ? देखिए, ये चीज़ तो मुझे 5वीं 6वीं क्लास से ही लगने लगी थी। हालांकि तब मसाला फिल्में खुशी देती थी, लेकिन धीरे धीरे सीरियस सिनेमा कैसा होता है ये मुझे सबसे पहली बार पता लगा जब मैंने देखी बैनहर। नहीं, बैनहर तो देखी इतनी आसानी से मिल नहीं गई होगी। नहीं, वो थिएटर पे देखी थी। थिएटर में देखी शुरुआती तो यही सब चलती फिरती फिल्म। हाँ, देखिए, तो वो जो चलता फिरता सिनेमा था उसने क्या आपको क्या आकर्षण, उसमें कौन सी चीज, अगर बहुत अर्ली? हाँ, बहुत अर्ली में देखिए सबके साथ एक ही होता होगा उस दौर में, मुझे लगता है, हमारे दौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सिनेमा आज की अलग अलग तरह का होता है, उस समय नहीं होता था, स्टीरियोटाइप सिनेमा था। तो जब हीरो किसी विलेन को मार रहा है, वो एक लास्ट सेटिस्फेक्शन होता था। ठीक है, सबको यही लगता था कि काश इसकी जगह मैं हूँ। इनिशियल तो फिल्म का मतलब बस यही था हम लोगों के लिए। कौन सी फिल्म, जैसे याद कीजिए? जैसे अब देखिए, आप अमर अकबर एंथनी देख लीजिए फॉर एग्जांपल, या अगर आप 80s की मिड 80s तक, मतलब समझ लीजिए 75 से 85 की बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी दूसरी फिल्म उठा के देखिए तो उसमें वायलेंस के अलावा कुछ था ही नहीं ऐसा। मतलब वो फिक्स मसाला सबका था कि भाई हीरो होगा तो वो हीरोइन के साथ चक्कर काट के डांस करेगा, अच्छा वो बहुत ही आइडियल पुत्र होगा, वो गुंडों से लड़ पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा लॉकेट होगा जो उसे रोक रहा है वायलेंस करने से, फिर वो एक दिन टूट जाएगा और फिर वो बदला लेगा सबसे। मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के बदले पे आती थी सारी कहानी। शायद ये शोले की वजह से रहा होगा कि भाई रिवेंज जो है वो प्राइमरी रहा। हालांकि इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्टर है जो बाद में मेरी समझ में आया। जैसे राज कपूर ने अपनी धाराओं को नहीं बदला, वो करीब करीब अपने ही पैटर्न पे उस दौर में बना और सक्सेसफुली फिल्म बनाई। प्रेम रोग बनी उनके बाद, और राम तेरी गंगा मैली, दोनों उसी दौर की फिल्में हैं और बिल्कुल अलग तरह की नॉन वायलेंस है, जिसमें हीरो पिट ही जाता है दोनों फिल्मों में कहीं ना कहीं। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि भाई सिनेमा यही है जो पुराना ना हो कभी। जैसे किसी ने मेरे से एक बार एक सवाल पूछा, भाई आप बताइए क्लासिक क्या है, तो बहुत अच्छा जवाब तो मैं नहीं दे पाया। उसने कहा देखो क्लासिक ये है, जैसे आप मधुबाला को लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मेरे से बड़ी उम्र के थे उस समय, काफ़ी पुरानी बात है। अरे मेरे फादर को भी अच्छी लगती थी, मुझे भी अच्छी लगती है, मेरी बेटी को भी अच्छी लगती है। तो जो चीज़ पुरानी ना हो या जिसकी वैल्यूज़ ख़त्म ना हो वो क्लासिक है। तो मुझे लगा यार कि चीज़ें, चाहे आप राइटिंग करें, चाहे आप कोई भी चीज़ करें, उसमें आपका कोई ना कोई सिग्नेचर वैल्यू तो होनी चाहिए। जैसे आप सोचिए कि जितनी बार मैंने बात की आपसे, 2 फिल्में बार बार आ रही हैं, शोले और अमर अकबर एंथनी, क्यों है? इन फिल्मों में कुछ भी स्पेशल नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ हो, मगर इसमें एक सिग्नेचर वैल्यू अमिताभ बच्चन। मतलब आप अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को, इन फिल्मों को अगर किसी ने कोई चीज़ इनको अबव एवरेज करती है तो वो अमिताभ की एक्टिंग करती है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह राज कपूर की फिल्मों को राज कपूर के डायरेक्शन अबव एवरेज करता है। जैसे सोचिए कि राइटर इतने हैं, लेकिन प्रेमचंद का क्या है, कहानी वही हो सकती है, लेकिन प्रेमचंद का जो लिखने का अंदाज़ है या मंटो का जो लिखने का अंदाज़ है उसी बात को, वो उनको अबव एवरेज करता है। ये क्लासिक है।
तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी। पर यह है कि जो बचपन का जो समझने की जो योगदान है ना इन सारी चीज़ों में, वो उन्हीं फिल्मों का जो नाइट शो में देखी थी। इसमें एक बड़ा एक्सेप्शनल किस्सा है जो मुझे याद आता है कि पुराने ज़माने में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक क्वालिटी होती थी फादर्स की, सभी के फादर में थी। वो अपने लिए 20 रुपये खर्च सकते थे, जो कि बड़ी रकम थी। बच्चा 2 रुपये कहे तो वो मूड पे डिपेंड करता है उनके, मतलब उनको लगता है कि ये फिजूल खर्ची है या नहीं, मैं ज़रा जज कर लेता हूँ। तो एक बार हम कोई नाइट शो में फिल्म देख के आए और उसमें ट्रेलर दिखाया पारसमणि का, जो मॉर्निंग शो में थी। मैंने अपने फादर से कहा भाई ये फिल्म ज़रूर देखनी है मुझे। तो पता नहीं क्या मेरे फादर ने ज़िंदगी में पहली बार वो मुझे अगले दिन मॉर्निंग शो में लेके गए उस फिल्म को दिखाने। ये एक बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम वो फिल्म। मतलब आज भी मुझे लगेगा कि मैं शायद उस फिल्म को दोबारा देखूंगा तो मुझे उतना ही मज़ा आएगा। तो ये है कि सिनेमा के साथ एक मैजिक तो जुड़ा ही है। बाकी कोई किस तरह का सिनेमा या राइटिंग करता है या किस तरह का पेंटिंग करता है, वो उसके अपने थॉट्स प्रोसेस पे ज़्यादा निर्भर करता है। इसमें जैसे कि 12th तक की पढ़ाई के बाद फिर आपने तो करेस्पॉन्डेंस से, करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं, ओपन स्कूल समझ लीजिए। हाँ, वो करने लगे आप। और साथ में यहाँ पर अपने नारायणा की दुनिया में दोस्तों यारों की क्या दुनिया बनी? यहाँ उस ज़माने में दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा कभी रहे नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक तो शुरू से क्या मैंने नोट किया कि मुझे किताबों में दिलचस्पी, इन लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं, मतलब ये लोग बड़ी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख़राब बात करते थे, पर वो मुझे कभी, मैं रिलेट नहीं कर पाता था बहुत सारे लोगों के साथ। तो बड़े कम दोस्त थे मेरे। और फिर जब श्री राम सेंटर में हुआ तो कुछ अच्छे दोस्त मिले, क्योंकि वहाँ श्री राम सेंटर में क्या हुआ? 2 साल का एक्टिंग कोर्स जब मैंने ज्वाइन किया 96 में, तो तब 96 में जी, काफ़ी गैप के बाद। अच्छा, नहीं तो इस बीच क्या करते रहे? इस बीच प्लानिंग चलती रही। एक दिन सबको लगता ना कि हम बड़े आदमी बन जाएंगे एक दिन। वो बड़े आदमी के बनने के लिए क्या कर रहे थे? तो सर यही तो मिथ टूटता है ना, 4 साल बाद आपको पता लगता है, 2-4 साल बाद। नहीं, बॉम्बे जाके बड़े आदमी बन रहे थे? नहीं, तब बॉम्बे का ख्याल नहीं था। बॉम्बे का ख्याल तो जैसे इमीडिएटली यहाँ रहते हुए बड़े आदमी बन। हाँ, मतलब सबको लगता है, जैसे आपको लगा कि फिल्म मेकिंग तो एक फैंटेसी थी, फिर लगता है कि यार आप कुछ तो ऐसा करोगे ना, आप एक दिन बहुत बड़े एक जब 20 आदमी 20 का होता ना, तो वो सोचता है कि मैं पता नहीं क्या कर डालूंगा आगे आके। तो 3-1 साल गुजर गए ऐसे करते करते, 3-4। फिर मुझे लगा भाई ऐसे तो कुछ होगा नहीं। यानी कि वो जो ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई के बाद की बात? हाँ, बात की बात है। तो फिर मुझे लगा कि भाई देखो, अगर आपको बॉम्बे ही जाना है या कुछ करना है तो आपको कुछ तो सीख के जाना चाहिए। तो मैं मंडी हाउस जाने लगा। फिर मैंने श्री राम सेंटर के कोर्स का मुझे किसी ने बताया, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया कि भाई ये निकलेगा, और बाई चांस मैं सिलेक्ट भी हो गया उसमें। तो 2 साल का कोर्स था। उस कोर्स में बहुत सीखने को मिला मुझे। क्या कोर्स था? एक्टिंग कोर्स। एक्टिंग कोर्स था, पार्ट टाइम था, शाम को 5 से 7 का था उसका टाइम। तो उस 2 साल के कोर्स में बहुत कुछ मैंने सीखा, क्योंकि वहाँ एक चीज़ थी कि वहाँ आपको सिखा कोई नहीं रहा है, वहाँ आपको सीखना है। तो वहाँ ये मुझे सीखने को मिला कि एक प्रोसेस क्या है, आपको लिटरेचर और आर्ट का लिंक क्या है, और 50 चीज़ें क्या हो सकती हैं आपके जीवन में। जो मतलब एक्टिंग ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राइम है। एक प्ले को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्टिंग के अलावा 20 चीज़ें हैं जो उसको बैक एंड में सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और व्हाट नॉट टू डू भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप को अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना चाहिए, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो ये एक बिल्कुल नई एक चीज़ थी जो मुझे लगा। देखिए, जब राज कपूर बनने की आप सोचते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि पृथ्वी थिएटर पे उनकी बचपन से ट्रेनिंग चल रही थी। जो हमने 2 साल किया है वो 12 घंटे करते थे उसको, और कई सालों तक। और फिर उनका अपना विज़न, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ उतने ही साल काम कर रहे थे। उनके तीनों भाई भी उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन उस काम के बाद भी एक आदमी राज कपूर बनता है और तीनों अलग अलग पर्सनैलिटी में डेवलप होते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। मतलब ये आपके अंदर है, दिस इज इनबॉर्न। तो खैर वो शेपिंग ईयर थे, बहुत अच्छा लगा। फिर बॉम्बे गया मैं। बॉम्बे में बड़ा मज़ा आया, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे यही लगा कि जिस चीज़ को मैं सोच के आया हूँ ना यहाँ, वो शायद आसान नहीं है मेरे लिए। मतलब मैं मेकर बनना चाहता हूँ,
मेकर बनने के लिए तो यहाँ मुझे कुछ ठीक सा नज़र ही नहीं आ रहा है शायद, या फिर रुकना बहुत ज़रूरी है उतना लंबा। अब उसके लिए क्या है कि या तो आप कंटिन्यूसली कोई अर्निंग सोर्स बनाएं वहाँ पे, जो बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे, क्योंकि जिस तरह की घोस्ट राइटिंग वहाँ चल रही थी उसमें बस आप सर्वाइव ही कर सकते हैं। और बम्बई में एक चीज़ और मैंने सीखी कि बम्बई में प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप किसी से मिलने जाएं कि भाई मैं डायरेक्टर हूँ, तो कैसे आप साबित करें। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप भरत व्यास के घर ही जाएँ तो आप बुक ले कुछ रॉ मटेरियल लेके जाएंगे तो ही तो दूसरा एंटरटेन करेगा ना आपको, कि भाई हाँ कुछ आदमी बात कर रहा है तो किसी बेस पे बात कर रहा है। अब ये जो पहला बेस है ये बड़ा डिफ़िकल्ट है सबके लिए। और तो मतलब ये मुझे वो कुछ ज़्यादा जमा सा नहीं, और कुछ मेरी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। कितने टाइम रहे बॉम्बे? 6-7 महीने रहा। अच्छा, कौन सा साल था ये? था 2000। बीच बीच में भी जाता रहा, ऐसा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें करता रहता था, पर वो जो सबसे लंबा पीरियड था मेरा फर्स्ट टाइमर था। तो जाते ही मुझे लकीली मैं बहुत अच्छा था, मुझे काम भी मिल गया पहली बार ही। क्या काम मिला? घोस्ट राइटिंग। राइटिंग मुझे मिल गई जाते ही टीवी सीरियल्स की। एक तो टीवी सीरियल की राइटिंग मुझे कभी जमी नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ लिखना है। वो कितनी बकवास आदमी लिख सकता है डेली, मतलब वहाँ तो एक प्रेशर है कि भाई कहानी आपको इंटरेस्टिंग बनानी है, ठीक है। वो एक राइटर के पीछे 4 राइटर होते थे, मैं अकेला नहीं था, और लोग भी थे, और ऐसा नहीं था कि मैं सबसे ख़राब था, मैं भी ठीक था। पर मुझे रोज़ तीसरे चौथे, मतलब जब आप 10 चीज़ें लिख चुके हैं, आप 11वां कहाँ से टर्निंग पॉइंट लाएं। मतलब मुझे हमेशा से फिल्मों में लगता था कि फिल्मों में करने के लिए बहुत होता, क्योंकि देखिए आप ये सोचिए कि टीवी सीरियल आदमी रोज़ दोबारा नहीं देखता अमूमन। फिल्म आप बार बार देख सकते हो। मतलब आप जैसे अभी वेब सीरीज है 6-6 घंटे 8-8 घंटे की हैं, आप एक बार देख लोगे, दूसरी बार 8 घंटा मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी, बहुत ही कोई ख़ास वजह हो तो ठीक है, पर वो दोबारा उसको देखना चाहेगा। मतलब आप फिल्म को एंजॉय करेंगे कि 2-2.5 घंटे की एक फिल्म है जिसको मैं दोबारा देखूंगा, तीसरी बार भी देखूंगा, कोई अच्छा मोमेंट होगा उसको एंजॉय करूंगा। मैं कई बार मालगुडी डेज देखता हूँ, पुराने एपिसोड मुझे बहुत अच्छा उस टाइम भी लगता था, आज भी लगता है। वो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरियल एवर एयर्ड ऑन टीवी। ऐसी ये जो ज़िंदगी, कुछ चीज़ें तो बड़ी बहुत अर्ली में बनी और बहुत अच्छी बनी है। ऐसे ही मैं अपनी चॉइस की एक फिल्म बताता हूँ आपको, विज़र्ड ऑफ ओज। वो फिल्म मैंने कम से कम 20 बार देखी होगी, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ये कहें कि इसमें कोई टर्निंग पॉइंट है मूवी के अंदर या कोई ऐसी चीज़ है। बस मुझे अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि अंदर का जो एक बच्चा है वो जिंदा सा हो जाता है उसको देख के। जैसे देखिए सेम डायरेक्टर ने बनाई थी आपकी गोन विद द विंड, पर गोन विद द विंड मैं बार बार नहीं देख सकता हूँ। वो मुझे एक स्टेज के बाद ना ऐसा लगता है कि यार, मतलब ये बहुत ही हैवी हो जाती है कुछ टाइम बाद गोन विद द विंड। तो ये एक तो ये बात है। अब आप कुछ और पूछिए। नहीं, हाँ जी, जो मैं समझा जी, जो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे समझा पाए, मेरी समझ थोड़ी साथ नहीं दे रही है। नहीं, मैं शायद ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ बताने में जी। जो मैं ये समझा कि स्कूल की पढ़ाई के ज़मानों से फिल्मों में आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे आप थोड़े बड़े हुए तो आपको लगा कि बड़ा आदमी बनना है जी, और बड़ा आदमी बनने के लिए शायद फिल्मकार बनना ठीक रहेगा, ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा? इसमें 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं, शायद मेरे बताने का फर्क है। देखिए जब आप 12th करके निकलते हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमारी फैंटेसी थी फिल्में, अब हम रियल वर्ल्ड को फेस करने के लिए बाहर आ गए। अब रियल वर्ल्ड हमें लगता है कि जैसे भाई कोई बड़ा बिजनेस करिए और आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमिए, यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा 2-4 साल बाद आपको पता लगता है कि ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है या फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है कि एक कंगले से आदमी ने ट्रेन पकड़ी और 3 साल बाद उसका फ़ोन आता है, देखो मेरे बंगले देखो, और वगैरह वगैरह। पर रियल ज़िंदगी में तो शायद करोड़ों में से एक भी केस ऐसा नहीं होता होगा जो 3-4 साल बाद कोई इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एक्चुअली लगा ले, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये कर सकता है प्रैक्टिकली कि उसने कोई चाय की दुकान खोली और वो बहुत चल गई, मतलब जिसके पैसे नहीं, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ कि भाई चलिए वो लखपति हो गया, आज की संदर्भ में हम बात करें, उसने 10-20 लाख रुपए बना लिए 3 साल में, दैट इज़ ओके। या फिर वो किसी भ्रष्टाचारी पोस्ट पे लग गया, उसने करोड़ बना लिए, उसको वो गेम
में हम थे ही नहीं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें तो बाद में आपको लगता है कि यू हैव टू फेस द रियलिटी, और रियलिटी इज़ वन थिंग कि यू अर्न मनी, यू स्पेंड मनी, यू डोंट अर्न, यू डोंट स्पेंड। ये सबसे बड़ी हार्श रियलिटी है लाइफ की, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि चलिए देखते हैं, लेट्स डू समथिंग ऑफ योर ओन चॉइस। लेकिन मैं एक थोड़ा सा लकी था, क्योंकि मुझे घर चलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ मुझे एक एडवांटेज मिलता था कि मैं चाहूँ तो श्री राम सेंटर, या जैसे भी ना भी करता तो कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेता। मतलब मेरा आइडिया तो थिएटर ग्रुप ही ज्वाइन करने का था। वो तो श्री राम सेंटर निकला हुआ था फॉर्म, मैंने भर दिया, वो उधर की साइड मुड़ गए हम लोग। तो वहाँ से ये फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जिनको मेरे जैसी समझ वाले, और कुछ मेरे से ज़्यादा जानने वाले जिन्होंने काम किया हुआ था, कुछ अजीब से लोग। तो जो अजीब हैं, जिनको पता ही नहीं हम वहाँ क्यों हैं, उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है जीवन में। तो यहाँ ये ऑब्जर्वेशन मेरी बड़ी, मुझे वहाँ पता लगा आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा वहाँ से। और आगे की जो फ्यूचर की शेपिंग है वो मुझे श्री राम सेंटर से बहुत मिली, उस कोर्स से। खासतौर पे एनएसटी के मैंने बहुत प्ले देखे, क्योंकि एक बात सिखाई थी भाई, प्लेज बहुत देखिए। तो जितनी फिल्में मैंने देखता था उससे पहले, उससे ज़्यादा मैंने प्ले देखे, क्योंकि प्ले तकरीबन आप रोज़ देख लेते थे, और वो सस्ते भी बहुत थे उस ज़माने में। तो कुछ पेड थे, टिकट लेके भी देखते थे, कुछ फ्री थे, उनको भी देखा। तो पहली बार मुझे ये समझ आया कि एक्चुअल सिनेमा से अलग आर्ट है कैसी। मतलब ये फैक्टर शायद बीच में नहीं आया था अभी तक बात में। यहाँ एक रियल शेपिंग मिलती है। आज भी बहुत फिल्में देखता हूँ मैं, देखिए। और ये देखिए, जो प्रोजेक्टर की आप बात कर रहे थे ना, ये मैंने स्पेशली इसलिए लिया कि फिल्म को फिल्म की तरह देखने का जो एक मज़ा है ना, वो आपको बड़ा इस पूरी वॉल पे जो आता है, वो अदरवाइज नहीं आता था टीवी में। मुझे टीवी में बड़ा अजीब सा लगता था। कुछ दिनों पहले मैंने ये ख़रीदा, तो मैं सेम फिल्म जब इस पर देखता हूँ तो मुझे बड़ा थिएट्रिकल सा लगता है, और लगता है कि फिल्म मेकर किस तरह उसको दिखाना चाहता है। तो चलिए देखिए, इसमें यह बात है कि कोई बात नहीं, आप पर्दे के उस तरफ ना होके इस तरफ से भी देखें। वो एक बहुत अच्छी सी पंक्ति है ना दुष्यंत कुमार की, कि आग किसी के सीने में भी हो जलती रहनी चाहिए। क्या था ये, शायद आप बेहतर। जी जी। ये तो अब भी वे फिल्में मैं देख लेता हूँ जिनको लगता था कि इंस्पायर थी आगे बढ़ने की। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल लव सिनेमा। इसीलिए सिनेमा पे किताब ज़रूर लिखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि ये जितना लोगों की जहन में सिनेमा बना रहे। देखिए, अपना कल्चर है जिसने आपको बहुत कुछ दिया है। अब ऐसे यहाँ बैठ के मैं हॉलीवुड स्टाइल की फिल्में अगर बनाने की कोशिश करूँ तो उसमें कौन सी आत्मा रहेगी। जेम्स आइवरी की फिल्में लोग इसीलिए तो नहीं देखते हैं जो उन्होंने इंडियन पे बनाई है, क्योंकि वो कोई रिलेट ही नहीं करता उनको अपने साथ। उनकी वो थी हीट एंड डस्ट थी, और कई फिल्में थी जो मैंने देखी हैं, वो अच्छी हैं, नो डाउट कि मैं एज ए फिल्म मेकर उनको ख़राब नहीं बता रहा हूँ, पर वो उनका ज़मीन से जुड़ाव ही नज़र नहीं आता है। ये सत्यजीत रे हैं, उनका काम बहुत अच्छा था। ऐसे ही वो था ऋषिकेश मुखर्जी। आप बताइए, आनंद फिल्म को आप, मतलब आनंद एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं, अगर मुझे कहा जाए तो मुगल आजम से भी बेहतर फिल्म मैं आनंद को मानता हूँ। कारण है, देखिए, कोई सॉन्ग नहीं है हीरो के ऊपर। आप पूरी फिल्म को देखिए, और पूरी फिल्म में एक सिंप्लिसिटी, कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं है पूरी फिल्म के अंदर कि आप ये कहीं कोई भी बम्बई स्टाइल का लटका झटका पूरी फिल्म में नहीं है। और फिल्म ऐसे चलती है, आप उसके साथ साथ चलते हैं। ये एक कामयाबी होनी चाहिए फिल्म मेकर की। अब बताइए, आप फिर पूछिए, कुछ ना कहीं मैं भटका जरूर हूँगा। हाँ, नहीं, तो भाई मतलब आप हमारी इस बात को कंफर्म कीजिए कि आप फिल्में देखते देखते फिल्मों में ही अपना भविष्य देखने लगे। जी जी। और ये भविष्य चूंकि बम्बई जाके पूरा हो सकता था, फुल सर्किल पे पहुंच सकता था, इसलिए बम्बई भी गए। लेकिन बम्बई जाके आपको एक तरह से कहिए जो घोस्ट राइटिंग वगैरह करनी पड़ी, उससे कुछ, या भरत व्यास से मिले और सरदार मलिक से मिले, कुल मिलाकर ये सारी मुलाकातें आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ ही रिवील करती गई, और जिससे ये लगा कि नहीं, यहाँ पर दाल गलेगी नहीं, और फिर आप वापस दिल्ली आ गए। लेकिन इस सब के बीच में इस बड़ा आदमी बनने के सपने का आपने क्या किया? देखिए, बड़ा आदमी बनने का सपने में आपको जब रियलिटी का पता लगता ना,
तो ये पता लगता कि बड़ा आदमी बनने के लिए आपको रिच होना ज़रूरी नहीं है जीवन में। बड़ा आदमी बनने के लिए आपको वो करना ज़रूरी है जो आप करना चाहते थे। अपनी नज़रों में आप अच्छे रहें, सबसे बेहतर है, लेकिन इल्यूज़न से बाहर। अगर आप भ्रम में बड़े हैं, वो हर आदमी होता है, उसे लगता है मैं बहुत, मेरे से स्मार्ट कोई नहीं है, उस भ्रम से बाहर होके। जैसे आपका सवाल एक्चुअली अब बड़ा इंटरेस्टिंगली इसका आंसर करने का टाइम है। और इंटरेस्टिंगली करने का टाइम तो है जी, लेकिन आप इंटरेस्टिंगली कर नहीं पाएंगे जी, जो अभी तक आपका नरेशन का स्टाइल है, जी, क्योंकि आप किसी भी कहानी को ओन नहीं कर रहे हैं। हाँ, और आप उसमें आउटसाइडर की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि फिर मैंने ये सोचा, अच्छा, मैंने ये सोचा, और फिर जो पानी का गिलास मेरे सामने था उसको मैंने उठाया, ये आप कहीं नहीं कह रहे हैं। अच्छा, आप इसको एक थर्ड पर्सन जनरलाइजेशन करने की ये कोशिश बहुत कर रहे बढ़िया, हैं। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन आप, के। हाँ, आप ऑन कीजिए और कहिए कि मैंने ही ऐसा सोचा, हाँ। उस रात मैं सोते से जग गया। इस चलिए। तरह का नैरेटिव स्टाइल से मैं शायद ज्यादा समझ पाऊंगा मैं कि ये समझ आदमी सिर्फ दफ्ती का लकड़ी का गुटका नहीं है, एक इसका धड़कता हुआ कोई दिल भी है। चलिए, तो बॉम्बे से वापस आने के बाद से हम शुरू करते हैं दोबारा। तो तब तक थिएटर बहुत देखा था दिल्ली में, और पता लगा कि ये दुनिया तो बहुत ही अलग है बॉम्बे की। लेकिन मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि मैंने कभी ये नहीं माना कि ये दुनिया गलत है बॉम्बे की। बॉम्बे की दुनिया अपनी जगह है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम कर रही है। एनएसडी को प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि वो उनका पर्पज़ अलग था। और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको देखने की, तो मुझे दोनों से बहुत सपोर्ट मिला। जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक वैक्यूम सा आ रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि चीज़ें बड़े लेवल पे की जाएं। लेकिन चलिए, बड़े लेवल पे नहीं तो मैंने भरत व्यास की किताब पे काम शुरू किया। अब किताब में अड़चन क्या आई कि पहले हमें चाहिए कि भरत व्यास की पूरी यात्रा को हम समझें। समझने के लिए हिंदी फिल्म गीत कोश का सहारा लिया गया। पहले तो भाई उनकी लिस्टिंग बनाई, लिस्टिंग के बाद फिर इन किताबों, इन फिल्मों की जानकारियाँ कहाँ से जुटाई जाए, और एडिशनल जो उस गीत कोश में नहीं है उसको भी किया गया। नहीं, बल्कि मैंने किया, ठीक है, उसको भी किया। अब यहाँ मुझे सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिला ना, वो मैं बताता हूँ। मैं हिस्ट्री चैनल के लिए कुछ काम कर चुका था दिल्ली में। तब तक मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी कंप्यूटर पे। उनकी शर्त ये थी कि भाई आपको हिंदी में ही, हमें इंग्लिश का ड्राफ्ट है वो हिंदी में देना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने एक दो बार किसी को बुलाया कि भाई आप टाइप करिए, मैं बोलता हूँ। अब वो बोलने वाला चला जाए तो हम फंस गए, एडिट नहीं कर सकते। तो मैंने उस कमर कसी और हिंदी टाइपिंग धीरे धीरे सीख ली, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यूएसपी साबित हुआ आने वाले वक्त में, आज तक है, कि लिमिटेशन ख़त्म हो गई यहाँ पहुँच के। तो अब मैंने भरत व्यास की कोई इससे पहले इस तरह की किताब नहीं लिखी थी जो फिल्म वाले उस पर हो, बेस हो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उस पर शुरू किया, कुछ उनके पोस्टर जुटाने शुरू किए, कुछ करे। अब मैं जिनसे भी पूछने जाऊं कि भाई आप मुझे कुछ मटेरियल दे दीजिए, जिन लोगों के पास थे, उन सबका इतना रिलेक्टेंट जवाब था कि भाई मैं तो इतने पैसे चार्ज करूंगा। अच्छा, अब वो पैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे कई बार बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत कॉस्टली प्रूव हो रही थी, तो कई बार दिए भी मैंने पैसे। कई बार सोचा कि भाई इसका कोई, अच्छा तब तक इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ नेट पे नहीं थी आज की तरह, तो सब कुछ फिजिकल जुटाना है। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप नेशनल फिल्म आर्काइव जाइए, वहाँ आपकी समस्या का समाधान होगा। अब मैंने कहा चलो चलते हैं। तो सीधा बम्बई की ट्रेन के बाद बॉम्बे मेरा एक दोस्त था, उसके पास मैं रुका कुछ दिन, और बढ़िया था, वो भी फिल्म से जुड़ा हुआ था। वहाँ से हम लोग दोनों, वो भी मेरे साथ चला गया, हम दोनों लोग पुणे आर्काइव चले गए। तो आर्काइव में एक दिन बिताया। अब उन्होंने कहा भाई ये जो बुकलेट्स तो मिल जाएंगी आपको जो जो चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये फ़ोटोकॉपी मिलेंगी, और आप इसकी रिक्वेस्ट डालिए, हम आपको एक लेटर देंगे, इसका टोटल बताएंगे, और आप पेमेंट करिए, वो बैंक ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर क्या उनका सिस्टम था उस ज़माने में, और फिर हम आपको भेजेंगे इनको। अब इस सारे प्रोसेस में उन्होंने बाद में मेरी लिस्ट को
मुझे भेजा एक लेटर कि भाई ये अवेलेबल है आपकी लिस्ट में से, और कम से कम उन्होंने 3 महीने का ये पूरा प्रोसेस था जब उन्होंने सबकी फ़ोटोकॉपी मुझे भेजी थी। तो सबसे पहला सपोर्ट तो उस किताब में ये मिला। अच्छा, तो उस बुक का जो सपोर्ट था, धीरे धीरे वो बुक उसकी तरफ चली। फिर कुछ हमराज जी को मैंने कन्विंस किया, तो कुछ जो मेरी छूट गई थी वहाँ बुकलेट्स जानकारी उनसे मिली। अब इस किताब ने अपनी शेप लेनी शुरू की, तो किताब ठीक ठाक बनी। अच्छा, जब भी मेरे से कोई पूछता था तो भाई आप ये किताब क्यों लिख रहे हैं, तो मैं आज भी वही आंसर बोलता हूँ सबके लिए कि भाई ये किताब मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। कोई इसे पढ़े ना पढ़े मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं चाहता था ऐसी बुक बाज़ार में मिलती मैं ख़रीद लेता, पर चूँकि बाज़ार में है नहीं तो मैं इसको ओन करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे लिखी। तो फाइनली वो किताब धीरे धीरे हो गई पूरी। अब हमने सोचा भाई इसका बम्बई में भी मोचन करते हैं। तो जितने सारे ये किकबैक अभी तक हुए थे, उसका सबसे प्लस पॉइंट वहाँ हुआ जब वो किताब मैंने विमोचन की बॉम्बे में। ये हमने की थी चर्च गेट के पास, एक वो था आपका एक ऑडिटोरियम था, मैं नाम भूल गया उसका, बॉम्बे के पहले गवर्नर थे शायद, उनके नाम पे था। तो वहाँ मुझे पहली बार पता लगा कि बम्बई में खूबी है, ये जितनी किकबैक करती है ना आपको, उतनी दिल से गले भी लगाती है। उस दिन बहुत लोग मेरे से मिलने आए, प्रेस वाले आए, और भरत जी की फैमिली से मैंने कोशिश की लोगों को बुलाने की, हालांकि वो नहीं आ पाए, लेकिन BM व्यास जी उनके भाई थे। BM व्यास जी से भी मैं एक बार मिला था, ये भी अभी रह गया, मैं बताता हूँ इस सिलसिले को। तो उनके भाई थे, तो वो तो गुजर गए थे तब तक, उनका बेटा था मनमोहन व्यास। तो मनमोहन जी मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए वहाँ तक, और बड़े आग्रहपूर्वक 10 कॉपियाँ उन्होंने मेरे से, मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा था, उन्होंने ख़रीदी मेरे से क्लियरली। उन्होंने कहा ये 10 कॉपी मैं आपको पे करना चाहूँगा कि आपने मेरे अंकल के लिए ये लिखी है, क्योंकि उनके बड़े भाई थे भरत जी एक्चुअली 3 भाई हुआ करते थे। तो इनके सबसे बड़े भाई थे जनार्दन व्यास, वो फिल्मी नहीं थे, भरत जी बड़े थे और BM व्यास जी छोटे थे। तो फिर उन्होंने मुझे डिनर कराया। तो ये जो यात्रा थी ना बम्बई की, उसके बाद शिशिर जी से भी परिचय हुआ और लोगों से परिचय हुआ। मतलब उसके बाद मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ जो वो एक इनकम्प्लीसी की फीलिंग थी ना कि भाई अब आपको कोई जानता नहीं है या कुछ है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये लोग जानते हैं, मैं इनसे मिलता हूँ, जाता रहता हूँ, और कड़ी से कड़ी जुड़ के बहुत लोगों से मेरा परिचय हुआ और अच्छा लगता है सबसे। इसी बीच क्या हुआ, BM व्यास जी तब जिंदा थे, जब ये किताब शुरू होने से थोड़ा पहले की बात है। मेरा एक और राउंड लगा इसके बाद बॉम्बे में, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप BM व्यास जी से भी मिल ही लीजिए। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार मोमेंट है। आप मैं बताऊं, मैं बरसात से के दिन थे, मैं उनके घर गया, जुहू के पास ही, भरत जी के बंगले के सामने उनका बंगला था। अच्छा, इतना बड़ा बंगला था उनका भी, काफ़ी बहुत बड़ा था। तो उसमें झाड़ झंकाड़ उगे हुए थे, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत महंगी पड़ती है ऐसे बड़े बंगले की। कोई वॉचमैन नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर घुस गया। अब क्योंकि बाहर इतने बड़े बंगले में कुछ गेट में कोई है ही नहीं, तो किससे पूछे। अंदर घुस के मैंने नॉक किया डोर, मैंने कहा जी BM व्यास जी से मिलना है। अंदर से आवाज़ आई, अरे कौन है भाई, आ जाओ। अच्छा, बम्बई में ऐसे कोई बुलाता नहीं आमतौर से, बम्बई में लोग आपसे डोर पे आएंगे। अच्छा, फिर जब तक आपको पूरी तरह ट्रस्ट नहीं है ना, वो बाहर के बाहर ही आपको भगा ही देते हैं। तो उन्होंने आ जाओ, मैं चला गया अंदर। तो एक बेड पे बैठे हुए थे। हाँ भाई बताओ। मैंने कहा जी मेरा नाम संजीव है और ऐसे ऐसे बुक लिखने का प्लान कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आप बताइए। बैठो। बैठ गए। उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था उससे पहले, हर्निया वर्निया का, तो वो थोड़े रेस्ट पे थे, तो थोड़ा मतलब ठीक से हो गए थे, बट अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट में नहीं थे। कहने लगे भाई, बात चली कम से कम 1.5-2 घंटा उन्होंने बात की होगी। मतलब मैं सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात सोच के आया था, वो 1.5 घंटे की मुलाकात में वो कहने लगे जी मुझे तो भरत जी ने बुलाया था। अच्छा। कहने लगे मैं संस्कृत विशारद था, और भरत जी ने पापा जी से मिलवाया, पृथ्वीराज कपूर जी से। कहने वो पृथ्वी थिएटर चलाते थे, और वो पहला प्ले कर रहे थे शकुंतला। अब ये बात जाहिर है 43 की है। अच्छा, मैं सुनता रहा। कह रहे तो पापा जी ने मुझे कहा
तुम काम कर लोगे? टीम मेंबर थे उनके, इंद्र राज आनंद वगैरह कई लोग थे। मैंने कहा जी बताइए जो कहेंगे। अरे कभी एक्टिंग वैक्टिंग की है? अरे हाँ थोड़ी बहुत स्टेज किया है, पर आप जैसे बोलेंगे। स्क्रिप्ट उन्होंने मेरे हाथ में दे दी कि ये लो, ये डायलॉग हैं ऋषि कर्ण के, ये आपको बोलने हैं और ये कल ले आना मेरे सामने तैयार करके। कहने लगे जी ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब पृथ्वीराज जी थोड़े से अपसेट से होते नजर आए। कह रहे अभी तो इतने कॉन्फिडेंस में कह रहे थे, अब क्या हुआ? कह रहे सर ये उर्दू में लिखा है और मैं तो उर्दू पढ़ नहीं सकता, तो आप इसे मुझे ट्रांसलेट करा के दीजिए हिंदी में। अच्छा, फिर उन्होंने किसी को भेजा, कहने उसने जो है बोला और मैंने लिख लिया वो। अब उसके बाद जो हुआ, अब मैं और बीएम व्यास जी बैठे हैं और उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने वो डायलॉग बोलना शुरू किया 1943 के प्ले का, और ये मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब 2005 या 4 की होंगी शायद। 3 पेज का डायलॉग होगा वो। उन्होंने एक फ्लो में उसको ऐसे ही बोला जैसे कभी वो स्टेज पे बोलते होंगे। मतलब मैं देखता ही रह गया उनको कि ये क्या, मतलब अनबिलीवेबल होता ना, इतनी सॉलिड मेमोरी उनकी। कह रहे ये था वो डायलॉग। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे और 5-6 डायलॉग सुनाए पृथ्वी थिएटर के, अपने जो भी उन्होंने 2-4 प्ले किए थे, और भरत जी के बारे में बहुत सी बातें बताई जो मैंने किताब में लिखी भी हैं। तो उनके साथ बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत। उन्होंने 2 बार चाय पिलाई मुझे उस पूरे दौर में 1.5 घंटे में। पहले एक चाय वो थी नॉर्मल वाली, फिर दूसरी मैंने कहा मैं नहीं लूँगा। अरे फॉर्मेलिटी मत करो, मैं भी पीऊँगा, एक और बना के लाओ। तो सर ये जो दूसरा रूप था ना बॉम्बे का, जहाँ आप कुछ काम करते हैं और थोड़ा रिकॉग्निशन होता है, तो बॉम्बे की एक अच्छी बात है कि वो आपको थोड़ा सा आपका स्थान देती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अभी मैं रिसेंट की एक बात बताता हूँ। मुझे 2 महीने पहले एक मीटिंग के लिए जाना पड़ा बॉम्बे में, और अभी मैं नाम रिवील नहीं करूँगा। एक बायोग्राफी मुझे लिखने के लिए इनवाइट किया गया। एक बड़े डायरेक्टर थे, उनको किसी के एक्टर की बायोग्राफी थी जिनसे कुछ उनका संबंध था। तो उन्होंने कहा भाई ये आप लिखिएगा हमारे लिए। मैंने कहा जी मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं लिखूँगा। तो अभी नेक्स्ट मंथ नवंबर में शायद मैं दोबारा जाके एक मीटिंग करके इसको फाइनल करता हूँ। तो मुझे वो शेर याद आता है ऐसे में कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर, तो कुछ ना कुछ हैपनिंग होती है जीवन में। तो इस तरह से आपने जो सोचा था कि बड़ा आदमी बनेंगे और शायद बम्बई में वो बनने का मौका मिले कि फिल्में बनाएं, जी जी जी, लेकिन वहाँ तो जाके घोस्ट राइटिंग करनी पड़ी जी। और संयोग कुछ ऐसे बने कि आपने घोस्ट राइटिंग भी छोड़ दी। दिल्ली वापस आकर फिर आपने बम्बई से रिश्ता जोड़े रखा, इसलिए क्योंकि आपने सोचा कि भरत व्यास पर एक किताब जी लिखते हैं। बिल्कुल। मैं अगर पूछूं ही कि भरत व्यास क्यों, उसी वक्त सरदार मलिक का भी नाम आपने लिया, सरदार मलिक पर क्यों नहीं किताब लिख रहे थे आप, या मिसाल के तौर पर पृथ्वीराज कपूर पर ही लिख देते या राज खोसला पे लिख देते? भरत व्यास कहाँ से? सर इस सवाल में एक मज़ेदार बात आज आपने पूछी है। पहली बार ये सवाल मेरे से कई बार लोगों ने पूछा कि भरत व्यास ही क्यों, पर ये जो 3-4 एग्जाम्पल आपने दिए ना, ये किसी ने मेरे से आज तक एग्जाम्पल नहीं दिए थे कि भाई उस पर क्यों नहीं। मतलब ये मेरे लिए उससे ज़्यादा मज़ेदार है आज इसका आंसर करना। भरत व्यास पे एक्चुअली इसलिए था कि जब मैं ऑडियो कैसेट खरीदता था उस ज़माने में, तो सबसे पहला जो गाना मुझे अच्छा लगता था वो सारंगा का था कि भाई सारंगा तेरी याद में, यहाँ दीवाना, वो मुकेश के हिट में था 2-3। तो मैंने कहा ये किसका लिखा है? भरत व्यास। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ सरदार मलिक भी थे इस कम्बो में। फिर दोबारा क्या हुआ कि वी शांताराम की मैंने कई फिल्में खरीदी, 2 आंखें 12 हाथ हो गई, तूफान और दिया हो गई। तो मैं सरप्राइज कि मैंने कहा यार ये तो भरत व्यास जी आ रहे हैं हर बार, और ख़ासतौर पे ए मालिक तेरे बंदे हम जैसा गाना जो है वो ऐसा गाना था। वो चीज़ ना मुझे बड़ी टच करी और आज भी करती है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि इस गाने के राइटर कौन है। 90% लोगों को नहीं पता होता कि भरत व्यास का सॉन्ग है, जबकि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग होगा जो शायद हिंदुस्तान में, अगर जेलों की बात हटा दें और स्कूल की बात हटा दें, तब भी कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर बज ही जाता होगा। लोगों को नहीं पता, इतना पॉपुलर गाना। उसके अलावा भी जितनी भी नवरंग के गीत आप उठा लीजिए। पर मैं ये सरप्राइज था कि भरत व्यास के गाने
अगर आप अमूमन 90% पे जाएं तो वी शांताराम के बाहर बहुत ही कम ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, या गूंज उठी शहनाई एक आध एक्सेप्शनल को छोड़ के, कि वो कभी उस ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ नहीं है। मगर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वी शांताराम जैसा फिल्म मेकर अगर किसी की प्रतिभा को रिकॉग्नाइज करता है तो ये बात कहीं ना कहीं तो अपने आप में मायने रखती है, उनकी प्रतिभा को थोड़ा सा। और फिर हाँ दीवाना हूँ वाला गाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो काम किया है वो डिज़र्व करते हैं उससे भी ज़्यादा। दूसरा सवाल आपका बहुत बढ़िया है कि सरदार मलिक पे क्यों नहीं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उन पे भी काम होना चाहिए और कभी अवसर मिला तो करेंगे। पर वो भरत व्यास जी पे तो मैंने इसीलिए काम किया कि मुझे लगा कि ही डिजर्व इट। उनको तो इस तरह से कहा जाए कि पहला कोई एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इस बुक से मुझे मिला। हाँ, इस आपको बुक से लगा कि हाँ आप लिख सकते हैं, और अब आपके पास एक किताब हो गई जी। उस किताब को लिखने के सफर के बहुत सारे अनुभव हो गए जी। तो किस साल में ये किताब बनी? ये सर 2014 या 15 के आसपास की है, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे बुक में देख के याद आएगा, पर 14-15 की थी। 10 साल या 11 साल हुए होंगे अभी। तो इस बीच जब तक ये किताब छपी, इस बीच आपने क्या किया? इस बीच इसी पे काम चलता रहा। कभी पूना के चक्कर, मतलब 1-1.5 साल लग गया। कभी पूना के चक्कर, कभी फोन करें किसी को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो मान के चलिए कि करीब 10-12 साल लगे इस किताब को लिखने में। नहीं, मतलब बीच में हमने एक बार प्लान किया, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा रिवाइव किया। असल में क्या हुआ, जब मैंने शुरू की थी ना, जब आर्काइव के चक्कर लगे थे, तब तक मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी। अच्छा, उसके बाद बीच में हिस्ट्री चैनल आ गया, फिर वो नेशनल ज्योग्राफिक, ये 2 चैनल एक ही कंपनी के अंडर थे उस ज़माने, मतलब वो डबिंग ठेका यूटीवी के पास था। तो मुझे यूटीवी का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्क्रिप्टें मिल गई थी, तो वो काफ़ी दिन तक मैं करता रहा, 1.5 साल। तो उससे क्या हुआ कि एक तो हिंदी टाइपिंग मेरी ठीक होगी, और तो उनसे मुझे कुछ भला हुआ नहीं उन लोगों के साथ, क्योंकि वो स्क्रिप्टों में कमियां ही निकालने के अलावा कुछ नहीं करते थे। हर बार कहते थे इसमें ये कमी, अरे 10 पेज किए हैं तो आधे पेज को तो भूल जाओ ना, तुम कुछ तो तुम भी कर लो। तो खैर, तो वो क्या हुआ कि हिंदी टाइपिंग आने से मुझे ना एक एडवांटेज हुआ कि जब भरत व्यास पे मैंने कहा यार अब इतना सारा माल मैंने इकट्ठा कर लिया, मैंने पूना में भी पैसे खर्च दिए, तो अब टाइम है कि इसको करके देखते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, कुछ सैम्पल पेजेस बनाए, तो मुझे थोड़े अच्छे लगे। अब इस बायोग्राफी के साथ दिक्कत क्या थी कि ये फोटोग्राफ और इनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता था बहुत सारे लोगों के बारे में। अब देखिए, अगर मैं दिलीप कुमार के बारे में बात करूं तो बहुत आसान है, लता मंगेशकर। कोशिश ये थी कि अननोन आर्टिस्ट को थोड़ा सा जगह दी जाए। अब मैंने हमराज जी से कहा भाई अब इसमें क्या करें, कहना जी आप कोशिश करिए हरीश रघुवंशी जी को। हरीश जी को जब मैं मेल करता था ना, बिलीव मी, वो 6-7 घंटे के अंदर मैक्सिमम, मतलब उनका क्विक आंसर होता था, और वो कुछ ना कुछ मुझे भेज देते थे। मतलब इनमें से 70% इन्फॉर्मेशन मुझे हरीश रघुवंशी जी ने प्रोवाइड की, जो मुझे कहीं नहीं मिलती। उस दौर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो पोस्टर्स इसमें लगा यूज़ किए मैंने फिल्मों के, वो कहीं नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह से ये बुक तैयार हुई, और मतलब हरीश जी का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है उसको, मतलब उसका मैं कुछ, और फिर मैं हरीश जी से एक बार मिलने गया, ये भी आपको बताऊं बाद में। तो मैंने कहा हरीश जी से मिल लेते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, उनको वो था जिसमें वो हथ पैर कांपते, क्या बोलते हैं, पार्किंसन। तो पार्किंसन से ना वो काफ़ी बढ़ गया था तब तक जब मैं गया। तो एक तो वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, उनको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन रहता था। अब उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी दिखाई सर, फर्स्ट फ्लोर पे थी उनके घर के, और जिसमें धूल जमी हुई थी। कहाँ थी? सूरत। अच्छा। सूरत में, सूरत रहते थे, मैं बॉम्बे था। तो एक बार मैंने कहा भाई बीच में सूरत में मिलता हुआ जाऊँगा। तो एक तो उन्होंने गाड़ी भेजी मेरे लिए स्टेशन पे, और वापसी में रात को मुझे छोड़ा स्टेशन पे गाड़ी से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जेस्चर। और उसके बाद उन्होंने मुझे, पूरा दिन उनके साथ रहा मैं, मुझे उन्होंने अपनी लाइब्रेरी दिखाई। तब तक साइलेंट सिनेमा की एक योजना सी थी मेरे दिमाग में कि उस पर साइलेंट सिनेमा पे एक बुक लिखनी है। उस लाइब्रेरी को देख के मैं दंग रह गया। मैंने इतनी किताबें, सिनेमा, थिएटर, सब वो सिनेमा और थिएटर और म्यूजिक पे थी, और इतनी रेयर बुक्स। मतलब उसमें पारसी थिएटर के 1910 के आर्टिस्टों की फोटो की, मैरी फेंटन करके कोई एक्ट्रेस थी जिसका मैंने हिस्टोरिकली नाम सुना था, उसका फोटो,
एक साइलेंट सिनेमा में एक राइटर और डायरेक्टर थे गुजरात के बड़े फेमस, हरिहर दीवाना, जो मैंने अपनी साइलेंट की बुक में भी यूज़ किया। एक बुक थी उसमें हरिहर दीवाना का फोटो था जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि वो मुझे कभी मिल पाएगा। अब मैं उनका कलेक्शन देख के इतना हैरान हुआ हूँ कि मैं मतलब ये बता नहीं सकता कि उन्होंने कितना। हरीश जी ने मुकेश गीत कोश लिखा था, जो मुकेश जी के ऊपर सारे गानों का एक संग्रह है। तो मतलब मैं कह नहीं सकता कि मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने वो क्या देखा था उस दिन। ऐसी लाइब्रेरी मैंने कभी नहीं देखी, नेशनल फिल्म आर्काइव की लाइब्रेरी में भी, क्योंकि नेशनल फिल्म आर्काइव में क्या है कि उसमें पूरे वर्ल्ड सिनेमा का भरा हुआ है। हरीश जी का पूरा स्पेसिफिक हिंदी या गुजराती वर्ल्ड पे था फोकस पूरी तरह से। तो वो एक तरह से मेरे काम की बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। और हर बार सिनेमा नहीं था, थिएटर बहुत था उसके अंदर, वो खास तौर पे पारसी थिएटर। क्योंकि जब मैंने साइलेंट सिनेमा पे काम किया और 30s के एरा को मैंने समझने की कोशिश की ना, तो मुझे समझ आया कि भाई ये मर्जिंग पीरियड है पारसी सिनेमा का। तो क्योंकि हमने थिएटर के कोर्स में पारसी सिनेमा को थोड़ा सा पढ़ा था, आगा कश्मीरी का वो था यहूदी की लड़की, हमने शो भी किया था, हेमा सिंह जी डायरेक्टर थी उसकी। तो एक तरह से, लेकिन शो करना एक अलग चीज़ थी। बाद में जब समझना शुरू किया ना पारसी थिएटर को, तो मुझे पता लगा यार ये तो बहुत डेप्थ है इसके अंदर। मतलब ये तो बिल्कुल एक ऐसा पीरियड है जिस पे धूल जमी हुई है। मतलब मैंने बहुत पारसी थिएटर का उस जमाने का माल इकट्ठा किया, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है आज। तो उस दिन मुझे एक हकीकत से बड़ा रूबरू हुआ कि जब हम राज कपूर या किसी भी गुरुदत्त की बात करते हैं तो एक्चुअली तो ये लोग बहुत बाद में आए हैं। मतलब हमारा सिनेमा तो 1900 समझ लीजिए कि थिएटर और स्टेज जो भी चल रहा था, तो ये तो 1910 से बहुत तगड़ी तरह से, मतलब एक 40 साल हो गए थे इन लोगों को जब तक वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो इनके पास एक लर्निंग के लिए एक बैक एंड की जो एक प्रोसेस था वो बहुत बड़ा था। क्योंकि जो 1910 में काम कर रहा है या आगाश कश्मीरी के समय में काम कर रहा है, उसके पास बैक एंड कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ सीख रहा है अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, और उस समय का ऑडियंस किस माइंडसेट का है उसके हिसाब से कर रहा है। बिल्कुल। तो ये इस किताब के बाद जी और क्या किताबें बनाई आपने? साइलेंट सिनेमा इन इंडिया, उसका नाम है साइलेंट सिनेमा इन इंडिया। जी। वो एक के सामने रखता हूँ। एक जिल्द है? हाँ, एक ही वॉल्यूम है। अच्छा। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? इसको बनाने में सर लॉकडाउन की बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे साथ रही है। अच्छा जी। असल में क्या हुआ कि इस पे बहुत मटेरियल मैंने इकट्ठा करा था, पर मेरा कोई किताब जैसा इरादा नहीं था उस जमाने में। अब आ गया लॉकडाउन, करने के लिए कुछ बचा नहीं, घर में बंद थे। तो फिर मैंने कहा यार चलो साइलेंट सिनेमा पे इतना माल है, उसको जरा चैनलाइज करते हैं। करते करते मुझे लगा कि भाई, तो ये जो साइलेंट सिनेमा का माल था जी, वो आपका भरतव्यास वाली किताब के? नहीं, इसके बाद जब ये 14 में पूरी होगी ना, तब तक जैसे मैं हरीश जी के पास गया, कुछ मैंने वहाँ से ले लिया। ये उसके बाद जिंदा है? नहीं, हरीश जी एक्सपायर होगी, 2 साल हो गए। ठीक है। तो उसके बाद जो है, मतलब जब मैं बाद में गया था इस किताब के छपने के 2-3 साल बाद गया था, तो फिर 2000 समझ लीजिए 17-18 के बाद से मैंने बहुत मटेरियल, कुछ पुराना भी पढ़ा था, इकट्ठा करना शुरू किया। तो ये देखिए न्यूज़पेपर के रियल ऐड हैं जो उस दौर में छपे, सब पे डेट है, आप देखिएगा। ठीक है। जैसे ये सब फिल्म आर्काइव से नहीं, हाँ, वेरियस सोर्सेज हैं, कुछ इंटरनेट से, कुछ अच्छा कलेक्टर से। आर्काइव पे नहीं है ये सब, ये आर्काइव पे नहीं है। इसमें बहुत मटेरियल ऐसा है जो आर्काइव पे है ही नहीं। मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी किताब है, इतनी डिटेलिंग किसी ने दी नहीं। क्योंकि इसमें सेंसर बोर्ड का, एक तो मुझे सबसे अच्छी बात ये हुई कि सेंसर बोर्ड के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं 1920 में जब सेंसर बोर्ड आया था, तो वहाँ के सारे रिकॉर्ड हमें मिल गए बॉम्बे के, जिसने बहुत सपोर्ट। क्योंकि पुरानी किताबों में क्या उनके पास सेंसर रिकॉर्ड नहीं होते थे, तो उनकी डेट्स ऊपर नीचे हैं बहुत जगह। ये किसने छापा? कौन सा? ये किसने? मैं ही हूँ पब्लिशर। मैंने देखा है पब्लिशरों के पास मैं नहीं जाता, मैं सब सेल्फ सबका खुद ही हूँ। अच्छा। ये पब्लिशर उल्टी सीधी कंडीशंस लगाते हैं ना, तो उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या नाम रखा आपने? सिने आर्ट प्रकाशन? हाँ, सिने आर्ट प्रकाशन, इसी नाम से ये भी है? वो भी इसी नाम से। 876 पेजेस हैं। हाँ, सारे आर्ट पेपर पे हैं, हैवी पेपर है। पेपर की वजह से ज़्यादा वेट है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा लगा है हमें। नहीं, बहुत अच्छा है ये तो।
बहुत अच्छा काम है एक तरह से। देखिए देखिए ये थे हरिहर दीवाना, जिनका भी मैं 2 मिनट पहले जिक्र कर रहा था। ये फोटोग्राफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये गुजराती के बहुत बड़े प्ले राइट थे, क्योंकि हिंदी में नहीं इनका काम है, इसलिए ज़्यादा पता नहीं इनके बारे में। और पीछे बहुत सारे कलर्ड फोटोग्राफ हैं, एक वो भी आपको ज़्यादातर नहीं मिलेंगे देखने को। ये साइलेंट फिल्मों की बुकलेट्स के कवर हैं, तो ये कई आपने देखे होंगे, लेकिन बहुत से शायद आई बिलीव के नहीं देखे होंगे आपने। क्योंकि कुछ तो बड़े इजी थे मेरे लिए ढूंढने, कुछ बड़े मतलब हार्ड टू फाइंड थे, क्योंकि जहाँ से मिलने थे ये लोग अपना सामान देना नहीं चाहते हैं, या फिर वेरियस रीज़न है। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये है, ये आर्काइव वालों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया इस पोस्टर का। हर जगह मिलेगा आपको ढूंढ के। एक सबसे रेयर फिल्म जिसका कहीं नहीं मिलता वो ये है, बेबी ब्राइड। देखिए इन साइलेंट सिनेमा के साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। सिर्फ एक आदमी ऐसा रहा है साइलेंट सिनेमा में, बल्कि 2 आदमी इसमें कहूँगा मैं, जिन्होंने अपने आप को प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया। पृथ्वीराज कपूर, जो टॉकी में पिछड़े नहीं बल्कि साइलेंट से भी ज़्यादा उभर के आए। दूसरे थे महबूब खान। महबूब खान भी साइलेंट सिनेमा में एंट्री करते हैं एक एक्स्ट्रा के तौर पे, और टॉकी तक आते आते एक बहुत अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। और ये सबसे बड़ी रिमार्केबल बात है महबूब साहब की, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह की समझ से सिनेमा बनाया है वो मतलब बहुत बड़ी बात है। मदर इंडिया को अगर देखते तो एक एक फ्रेम देखने वाला है उनका। कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि फिल्म किसी भी तरह से लैक करती है। और कितना रिस्क है, मतलब ऐसे अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट को अब बड़े ग्रैंड तरीके से पेश करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में जोखिम भरा काम है। और मतलब उसके अलावा मुझे ऐसे नहीं कि कुछ लोगों ने और भी राइज किया है, लेकिन इस लेवल का राइज नहीं किया इन 2 पर्सनैलिटियों का, जो मेरा अपना ऑब्जर्व है। साइलेंट सिनेमा से निकल के आए लोग, और इन्होंने बहुत अपने आप को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। 11 और ये 10 ना, तो ये हो गया 39, 40, 41। आप ये कहना चाहते हैं कि 39 में जितनी फिल्में रिलीज हुई ये सब पोस्टर हैं इसके? 39, 40 में तो पूरे हैं हमारे पास। हाँ। बाकियों में कोई 1-2 मिसिंग होते हैं, नहीं मिल पाते। हाँ। हम उसके लिए इमेज एडिटेड करके एक पेज डाल देते हैं। अच्छा। और वो बहुत कम होता है, मतलब कोशिश होती है 2-3% से ज़्यादा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा किस साल में ढूंढना मुश्किल है? 47 जो भी आएगा। अच्छा, इसका रीज़न है। हाँ। 47 में सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं 180-85 के आसपास। 1974 या पता नहीं 84 कोई साल है, ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है इनमें से, जिसमें उस आंकड़े को क्रॉस किया है। अच्छा। 47 के बाद। अच्छा। 47 से लेके और उस साल तक किसी ने भी 180 या जो भी समथिंग लाइक दैट, 190 से कम है वो थोड़ी सी, वहां तक को किसी ने भी टच नहीं करा इतनी फिल्में। अच्छा। और सरप्राइजिंगली मुझे ये होता है कि 47 में तो बंटवारा हो रहा था, मतलब इतने अपसेट टाइम में सबसे ज्यादा फिल्में बनना अपने आप में ही सरप्राइज है। मतलब उस साल सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है। तो ये था वो। 47 हमें करना है तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी उसमें आई, क्योंकि इतनी सारे पोस्टर्स के लिए बहुत सारे वेरियस सोर्सेज से मुझे हेल्प लेनी पड़ती है। और इन लोगों से हेल्प लेने में प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत लोग बहुत रिलेक्टेंट है अपने मटेरियल को शेयर करने में। जैसे कौन? अब नाम नहीं लूंगा। मैंने इंडिविजुअल्स के एजेंसियां या गवर्नमेंट? नहीं, देखिए एजेंसीज से बात करना बेकार है। अब आर्काइव के साथ प्रॉब्लम क्या है, आप उनसे फ़ोन पे या ईमेल से कुछ नहीं ले सकते। वहाँ जाओगे तब भी उनका वो भगवान भरोसे सिस्टम है, उनका कोई फिक्स सिस्टम है ही नहीं। आर्काइव के साथ ये है कि अगर आपका दोस्त है वहाँ या वे बहुत फ्रेंडली है, तब तो वो 1 मिनट का काम है उनके लिए, नहीं तो वो सब उनकी मर्जी पे है। मतलब आप एप्लीकेशन डालिए, वो रिस्पॉन्ड करें ना करें, आप कुछ उनका ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, तो उनको तो भूल जाइए। कॉफ़ी पिए? हाँ, कॉफ़ी पिए। बड़ा मज़ा आता है कि आपने कुछ ऐसा ढूंढा जो बड़ा अनयूजुअल था। तो क्या क्या ढूंढ लिया आपने इस? मैंने पारसी थिएटर की बहुत सारी जड़ें खोजी। और ये सब कितने साल में हुआ? समझ लीजिए ये 2005 से लेके जब मैं बॉम्बे से वापस से आ गया। 10 साल का सफर है ये। 10-12 साल। 10-12 साल का ये सब आपके पास जो भी है फाइंडिंग्स है ना।
इंटरनेट ने बहुत हेल्प की, क्योंकि अगर इंटरनेट ना हो ना फिर तो इसमें 50 साल ही लग जाते शायद इतना कुछ ढूंढने में। बिकॉज इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको इधर उधर से कुछ ना कुछ छोटे छोटे सुराग, छोटी छोटी जानकारियाँ, पुराने मैगजीन, कुछ ना कुछ मिलता। तो आपके पास अभी जो जिसका आपको बड़ा प्राइड है, ऐसी क्या क्या चीज़ें आपके पास पुरानी डिगिंग में मिली हुई चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा आपका बड़ा प्रेशस पोजीशन है? हाँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है पारसी थिएटर के एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, पारसी थिएटर के एडवर्टीजमेंट्स और कुछ ऐसी जानकारियाँ जो बड़ी अनायास मिली। जैसे एक जानकारी मैं आपसे शेयर करता हूँ, बड़ा शायद इसका जिक्र नहीं आया क्योंकि हम साइलेंट सिनेमा की तरफ नहीं थे। जैसे मैडम थिएटर्स के बारे में आप कितना जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। बस उतना ही कि वो कलकत्ते की कंपनी थी, ठीक है, और प्रोड्यूसर थे, मतलब बाद में वो फिल्मों के प्रोड्यूसर हुए, उससे पहले वो थिएटर के प्रोड्यूसर थे। बहुत अच्छा। मैडन तो इसी के लिए जाने जाते। वैसे वो मादन नाम हुआ करता था उनका। हाँ, मैं आपको एक विज्ञापन दिखाता हूँ। वो जो लगा हुआ ना उधर। अच्छा, आप उस पोस्टर की तरफ। एक ही पोस्टर है कि कई है उसमें? एक ही है। एक ही है। ये एक्चुअली अखबार में आया हुआ एक है। अच्छा, पोस्टर नहीं है। अच्छा, इस पे डेट है 1924 की। अच्छा, ऊपर वो 100 साल पुराना समझ। हाँ, 100 साल पुराना है। तो मेरे पास था करीब 98 साल पुराना था। हाँ। अब इसे 100। ये पहली फिल्म थी इंडिया की जो रोम में बनी थी। अच्छा, पढ़ा न्यूज़ पे देखिएगा, प्रोड्यूस इन रोम। कहाँ पे लिखा? ये मोटी सावित्री, 2 सावित्री लिखे ना मोटे। हाँ। उसके नीचे एक लाइन लिखी है। हाँ, ठीक है। प्रोड्यूस इन रोम बाय मैडन थिएटर्स लिमिटेड। हाँ, ये इंडिया की पहली फिल्म थी। एक्चुअली थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, मैं थोड़ी मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। ये एक्चुअली इंडियन फिल्म थी ही नहीं। अच्छा, मैडन थिएटर का इससे सिर्फ इतना लेना देना था कि मैडन थिएटर ने इसमें पैसा लगाया। अच्छा, फिल्म ये रोम वालों की ही थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन पैसा लगाने का मतलब ये था कि इंडिया में जब भी ये फिल्म आएगी तो ये राइट्स हमारे पास होंगे इसके। अच्छा। एक्टर भी सब फॉरेनर थे इसके, इटालियंस थे। तो इनकी जब डिगिंग करी मैंने मैडन थिएटर, मैं ऐसे लोगों से भी करता हूँ जो अपना जो काम कर रहे हैं लगन से करते हैं, उनके काम का एक महत्व होता है। भाई कुछ भी कहिए, ये जो 2-3 किताबें आपने दिखाई, चाहे वो भरत व्यास की हो, भरत व्यास पर जब भी चर्चा होगी कि भरत व्यास के बारे में कुछ जानना है तो आपकी किताब ढूंढ सकते ना। हाँ, हो सकता है 2 और किताबें हो भरत व्यास पे, लेकिन जो कोई भरत व्यास के बारे में समझ रहा होगा वो भरत व्यास पे आपकी किताब भी ढूंढेगा, साइलेंट एरा पे आपकी किताब ढूंढेगा, है ना। तो ऐसे लोग जो किन प्रेरणाओं से इस काम को कर रहे हैं उनको थोड़ा ढूंढूं, मेरा ये रहता है। हमें अच्छा लगता है आपसे मिले हैं तो बड़ा एक, मतलब मैंने तो जब आपका इंटरव्यू करते हुए देखा था ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे सबसे अच्छा उसी समय लगा कि भाई इनका अंदाज जो है वो बहुत अलग है और लोगों से। मैंने फ़ोन पे भी आपको बोला और हमेशा मैं बोलता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे से बात करते समय मुझे बाद में एहसास हो रहा था कि मैं ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन कर पा रहा हूँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप निकलवा लेते हैं फिर भी। ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही थी वैसे, कि आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अदर साइड ऑफ द वॉल जाके बात करूं और मैं इनर साइड ऑफ द वॉल कर रहा हूं। वो ठीक है, वो मैं भी मानता हूँ, होता है। असल में क्या है कि मैं थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा हूँ पर्सनल लाइफ में। तो मुझे शायद अब पहले थिएटर वेटर करते थोड़ी बहुत बातचीत चलती भी रहती है। अब 15 साल से या 20 साल हो गए होंगे शायद। इस लैपटॉप के अलावा मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वैसे ही रहता, अपरिचित इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। तो मैं क्या होता है कि मुझे शायद लगता है कि अब मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे जानता ही होगा शायद बहुत ज़्यादा, तो ये भी हो सकता है। तो अच्छा, आपने एक्टिंग फिर की? एक्टिंग ही सबसे कम की। सबसे कम की? हाँ। जो आपने श्री राम सेंटर से सीखा उसको बहुत अप्लाई नहीं कर पाए? नहीं, असल में श्री राम सेंटर में ना मुझे फ़ायदा ही रहा कि सब कुछ जानने का अवसर, एक जर्नी होती है ना आपको। अब आपको ये पता लगे डायरेक्शन कैसे की जानी चाहिए, लाइटिंग कैसे कर रहे हैं, मेकअप में क्या चल रहा है, मतलब आपको प्रो एंड कॉन्स, आपको ये पता लगा कि जब आप
जैसे एक किताब थी ना, मैंने एक्टर प्रिपेयर्स, तो ये किताब पढ़ने से समझ नहीं आता है। आप कम से कम एक प्ले तो करिए शुरू से लेकर, मतलब एज एन एक्टर नहीं, आप पूरी जर्नी लीजिए प्ले की, तो आपको ये पता लगेगा कि रियलिटी और शो, मतलब जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके पीछे का रियल इंसान, दोनों की लाइन कहाँ से जा रही है। ये जिस दिन आपको समझ आ गया, आप बहुत चीज़ें जान जाएंगे। ठीक है, जैसे प्ले मैंने देखा श्री राम, उसमें NSD का देखो ड्रैगन, हिंदुस्तानी शायद था नाम था, पता नहीं आपने शायद देखा होगा। NSD का सेकंड ईयर प्रोडक्शन था, तो स्टूडेंट प्रोडक्शन था। उसमें दिखा रहे हैं कि ड्रैगन देखो ऊपर लड़ रहा है, वो कुछ इस तरह का चल रहा था वो कर। अब देखिए, अब एज एन एक्टर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी लॉजिक्स को हटा दीजिए, अब वो कह रहा है ऊपर देखो, हमें पता है ऊपर छत है, लेकिन जब आप बिलीव कीजिए स्काई है, तो आपको स्काई दिखता है। दिस इज ट्रू, बट अगेन दिस इज हाफ ट्रू, क्योंकि आप सिनेमा को देखते हैं तो फिर स्काई आपको दिखाना ही पड़ता है और ड्रैगन भी दिखाना पड़ता है। तो अब यहाँ इन दो दुनिया को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कहाँ हैं, आप दिखाने वालों में या देखने वालों में। अगर आप थिएटर में देखने वाले हैं तो आप बिलीव करिए वो कह रहा है, आपको मज़ा आएगा, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप दिखाने वालों में हैं तो आप कोशिश करिए कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्या दिखा सकता हूँ ऑडियंस को। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आती है, देखिए गिमिक्स बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं आपके ऊपर, नो डाउट, लेकिन एक्चुअली हम थिएटर या फिल्म सिर्फ गिमिक्स के लिए नहीं देखते हैं। हम लास्ट में क्या देखते हैं, हम एंड ऑफ द स्टोरी कि हमारी जर्नी हमें कहाँ से कहाँ ले जा रही है। जैसे ये एग्जाम्पल है जो मैं बहुत बार देता हूँ फिल्मों का, तीसरी कसम आप देखिए। तीसरी कसम से अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है किसी चीज़ का, जब शैलेंद्र जी से कहा भाई इसका एंड चेंज कर दीजिए, और उन्होंने कहा भाई ये तीसरी कसम बचेगी कहाँ। तीसरी कसम ही तो फिल्म का टाइटल है, वो है मूल, मगर उसमें क्या होता है, एक चीज़ आप नोट करिए, तीसरी कसम खाता है वो सब तो है ही, आखिरी शॉट देखिए, ट्रेन जा रही है, बैलगाड़ी जा रही है, ठीक है ना, वहीदा रहमान उसकी तरफ देखती है, राज कपूर की तरफ। जनरली फिल्मों में 99% फिल्मों में ये दिखाया कि आखिरी में चाहे वो हो रहा है आपका सेपरेशन, कुछ भी हो रहा है, एक एक्सचेंज ऑफ आइज हमेशा होता है, यहाँ नहीं है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक फिल्म बताता हूँ, रोमन हॉलीडेज, आपने देखी? आप ज़रूर देखिएगा मेरी बात मान के, बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसमें कोई गिमिक्स नहीं पूरी फिल्म के अंदर। मैं आपको 2 लाइन में कहानी सुनाता हूँ इसकी। एक राजकुमारी है, वो रोम में आई है हॉलीडे मनाने, ऑफिशियली सरकारी मेहमान बन के, किसी दूसरे देश से, कौन से देश की मुझे ध्यान नहीं। राजकुमारी ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं गई, उसका मन है कि मैं एक दिन ऐसा गुजारूं जब मैं राजकुमारी ना होकर कॉमन इंसान की तरह जा, बिना बॉडीगार्ड के बाहर जा सकूं, जहां मुझे कोई ना जानता हो कि भाई आम आदमी कैसे जी रहा है। अच्छा, अब एक रिपोर्टर है, उसका बॉस उसको कहता है भाई बड़ा फिसड्डी चल रहा है तो ये वो, और अब कल राजकुमारी की कॉन्फ्रेंस है, परसों फोटोग्राफ चाहिए कल शाम को, ऐसे कुछ था, और उसके अच्छी तरह से कवर करने हैं, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी, नहीं तो यू आर आउट ऑफ योर जॉब। अब रात को राजकुमारी जो है अपने बेड से स्लिप, बना दो चाय, पी लें, चीनी कम डालिए। अच्छा साहब, क्या होता है, राजकुमारी जो है सोती हुई उठती है रात को, पता नहीं रात था मॉर्निंग इवनिंग को शायद, और वो चुपके से निकल जाती है। अब यहाँ हड़कंप मच जाता है महल के अंदर, वो ठहरी थी, राजकुमारी गायब। अब ये चाहते हैं कि इस बात को रिवील ना करा जाए बाहर, अभी फिलहाल हम ढूंढते हैं, तो वहाँ राजकुमारी की खोज की एक गुप्त तैयारियां चल रही है। इधर राजकुमारी जो है वो अपना पता नहीं क्या ड्रिंक व्रिंक करती है, कुछ मुझे ठीक से तो याद नहीं है, बट वो उन्हें एक टैक्सी में मिल जाती है रिपोर्टर को, वो रात को अपने घर जा रहा है। अच्छा, अब वो उसे बार बार बोलता है कि भाई जाओ, ड्राइवर ये बिलीव कर रहा है कि ये इसके साथ है लेडी। अच्छा, दोनों एक्चुअली बाई चांस टैक्सी में एक साथ घुस जाते हैं, वो नशे में है थोड़ी सी। अब वो उसके बेचारे को वो फंस जाता है उसके साथ, उसे अपने घर ले आता है। अब घर वो बैचलर रहता है, पहले तो मकान मालकिन थोड़ा सा उससे बचाना पड़ता है।
अब वो धीरे धीरे सुबह होती है, उससे पूछता तुम कौन हो, वो बताती नहीं अपनी आइडेंटिटी। खैर वो बाजार में घूमता है, फिर उसको घुमाता है और मतलब वो उसको कह रहा है कि मैं कह रही मेरा घर मैं गुम गई हूँ, थोड़ा घर नहीं मिल रहा मुझे प्लीज़। तो वो पूरा दिन उसके साथ होता है, लम्बरेटा स्कूटर पे घूमते हैं दोनों और एक दो टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं। एक दो जगह वो ऐसा लगता है जैसे वो रॉयल उसकी आते हैं, कई बार वो कॉमन चीज़ें पी रही है, कई बार वो बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ पे हाथ रख देती है कॉमनली, जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। शाम जब हो जाती है तो वो कहती है अच्छा तुम मेरे घर छोड़ दो मुझे। तो जहाँ उसका पहले से उससे थोड़ा सा कुछ ब्लॉक पहले वो बोलती है यहाँ से मैं पैदल चली जाऊँगी। तो कह रही कहाँ है घर, कह रही नहीं बस आगे जाके मैं चली जाऊँगी। चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जब कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, ये जाता है कैमरा लेके। अब ये हैरान है, आप समझ सकते हो कि रिएक्शन क्या होगा इसे देख के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये तीसरी कसम का यहाँ से मिला है। वो राजकुमारी उसे देखती है, नहीं देखती, मतलब ये बार बार एक्सपेक्ट करता है कि वो आई कांटेक्ट करेगी, नहीं करती। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल खत्म हो जाती है कॉन्फ्रेंस, सारे फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट चले जाते हैं, राजकुमारी पहले चली जाती है। लास्ट में ये अकेला है, फिर ये जाता है मुड़ के। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी है जिसमें कोई स्टोरी में कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आपको एंड पता लग जाएगा तो आपकी फिल्म रूइन हो जाएगी। मगर वो जो इसका एंड था ना, वो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि वो राजकुमारी है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, उसने एक दिन जीना था, उसने जी लिया। सेम चीज़ आप तीसरी कसम में देखिए कि नाचने वाली अपनी तरफ से एक सेक्रीफाइस करती है। वो बोलती है कि मैं, मतलब जो इनर फीलिंग है कि इस जैसे शरीफ आदमी को और मेरा कोई मेल नहीं है। और राज कपूर के लिए वहाँ पे पूरी तरह ये हो रहा है कि भैया ये क्या हुआ। मतलब ये दोनों चीज़ें मुझे इन दोनों फिल्मों में बहुत सिमिलरिटी लगती है। और ये रोमन हॉलीडेज आप जरूर देखिए, मतलब फिल्म बहुत सादगी से बनी है, ब्लैक एंड वाइट मूवी। और सबसे बड़ी बात, इसमें ऑड्रे हेपबर्न है, उसकी पहली फिल्म थी, और जो उसके साथ एक्टर है नाम भूल गया हूँ, बहुत बड़े स्टार हैं वो स्टार थे उस टाइम। तो ऑड्रे हेपबर्न, अब चूंकि यहाँ देखिए वो राजकुमारी है, अब यहाँ देखिए कई बार ऐसी मूवमेंट है ना जो एक्टर यहाँ इसको डोमिनेशन उसका जा रहा है। तो शुरू में बहुत दिक्कत आई, लेकिन उसी ने प्रमोट किया था, उस एक्टर ने, नाम भी याद नहीं आ रहा उसका। उसने कहा था देखिए आप उसको ले नहीं रहे थे कहीं उस शुरू में न्यू कमर की वजह से इतने बड़े स्टार के सामने। तो उसने थोड़ा सा काम किया, उसका काम देखा, उसने कहा ये ऑस्कर जीतेगी, एंड शी वॉन ऑस्कर फॉर दैट मूवी रोमन हॉलीडेज। और रोमन हॉलीडेज के साथ ही लम्बरेटा स्कूटर की बिक्री बहुत बढ़ गई थी उस समय, क्योंकि वो कई बार यूज हुआ फिल्म में। तो देखिए मैं जिस बात को कह रहा था ना, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बार आप गोन विद द विंड बनाएं बड़े बजट की फिल्में, वही आपको चमत्कृत कर सकें। रोमन हॉलीडे जैसी बहुत, बजट तो ज़्यादा रहा होगा लेकिन बहुत सिंप्लिसिटी से बनी हुई फिल्म। या फिर एक फिल्म मैं और बताता हूँ, कैसाब्लैंका, आपने ज़रूर देखी होगी शायद। कैसाब्लैंका क्या देखिए फिल्म है, पूरी फिल्म में कहीं से कोई गिमिक्स नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप आजकल की कौन सी फिल्में आपको पसंद आ रही हैं? सर आजकल एक कमाल है वैसे, फिल्में बनी अब रही हैं सही ढंग की, अगर देखा जाए, भले ही बहुत ही ज़्यादा तादाद में बनती है तो सब कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन जैसे अभी पीछे आई थी विक्की डोनर, बड़ी अच्छी लगी। पीकू मुझे अच्छी लगी, ठीक है। अब मैं जब ओसुजा साहब से बात करते तो अमिताभ के बारे में बहुत बात चलती है उनसे, मैंने बोलता हूँ, मैंने कहा अमिताभ को देखा जाए तो एक्टिंग करने का मौका तो अब मिल रहा है, मतलब हालांकि ऑन द कॉन्ट्रेरी अमर अकबर एंथोनी टाइप की जो उनकी फिल्में हैं उनमें मुश्किल है एक्टिंग करनी, क्योंकि लार्जर देन लाइफ ना एक्टर के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एक्चुअल करने में। लेकिन हकीकत ये है कि आपको पोटेंशियल ऑफ एक्टर अगर ऑडियंस को देखनी हो तो अमिताभ की आप पीकू में देखिए, पिंक में देखिए। पिंक में कितना खूबसूरत एक डायलॉग है, अगर आप देखें तो वो बोलते हैं कि ना का मतलब ना होता है, बस सिंपल है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट क्यों ना हो, चाहे आपकी वाइफ क्यों ना हो। ये कितनी बढ़िया एक लाइन है, और एक इस लाइन को बोलने का इफेक्ट, मतलब इसीलिए अमिताभ है, मैं जिस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बहुत फिल्में हैं, मतलब अब तो मुझे लगता है कि लोग अच्छे काम कर रहे हैं।
देखिए, राज कपूर मुझे हमेशा से फैसिनेट करते आए हैं। मेरा मन है किताब ज़रूर लिखूँगा राज कपूर पे, इस बार तो आपको भी गिफ्ट करूँगा किताब राज कपूर अपनी। मतलब मैं देखता हूँ राज कपूर के साथ एक खूबसूरती क्या है, हर युग में बदलना। मतलब आप देखिए राज कपूर की जर्नी, आप आग से चलें, आवारा में कुछ और तरह के राज कपूर हैं, फिर जिन फिल्मों में वो आते भी नहीं हैं, अब दिल्ली दूर नहीं में कहीं ना कहीं राज कपूर नज़र तो आते ही है कि भाई हाँ सिग्नेचर मूवी है आरके की। और वहाँ से आप मेरा नाम जोकर तक चलते हुए चलिए तो आपको लगता है ही इज़ ग्रोइंग। राम तेरी गंगा मैली तक मुझे ग्रोथ नज़र आता है कम्प्लीटली, और वो ग्रोथ खराब होता है सबसे ज़्यादा हिना में। हिना वन ऑफ द वर्स्ट, क्योंकि राज कपूर का उसमें टच ही नज़र नहीं आता मुझे, भले वो अच्छी फिल्म लगी हो लोगों, मैंने भी 2 बार देख ली थी उस समय फ्लो में आके, बट मैं जब दोबारा देखता हूँ तो मुझे वो उसमें वो टच नज़र नहीं आता जो राज कपूर दे सकते थे उसका। है मतलब वो फेज अब खत्म हो गया लाइफ का, टेंशन वाला नहीं है मुझे, आई एम वेरी मच सेटल नाउ। मतलब ये फेज का लॉजिक ये था कि भाई बम्बई में अगर हम सेटल हो पाते ना, तो अगर उन्होंने थोड़ा सा वो कोऑपरेटिव किस्म के इंसान निकलते तो थोड़ा मेरे लिए ईजी रहता। सही बात। और वो नहीं हुआ, चलो खैर कोई बात नहीं। जो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, वैसे तो एथिस्ट हूँ मैं, और मेरा बिलीव है कि भगवान आपके लिए आपसे बेहतर सोचता है। शायद उसने यही सोचा होगा कि आप किताबें लिखिए। और मैं अभी भी बताऊँ आपको, कितनी भी ख़राब बातें मैं कर लूँ, मगर मैं अपने आप को वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन मानता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ना वो चीज़ें कर पाया हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। जैसे सोचिए कि भरत व्यास की किताब लिखनी थी, तो मैं विदाउट मीनिंग बम्बई पूना चक्कर लगा पाया, आई हैड दैट मनी, ठीक है, और किताब लिख पाया, किताब छाप पाया, लोगों से इंटरेक्ट कर पाया, आज भी लोगों से मिलता हूँ। तो एटलीस्ट मेरे पास इतने पैसे थे कि मेरे काम नहीं रुकते। सही बात है। तो चला जाए, बढ़िया। अगली बार आएंगे तो प्रोजेक्टर का डेमो लूँगा। बिल्कुल, प्रोजेक्टर का डेमो लेंगे। और एक बार फिर से संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, हम लोग ये बातें कर पाए, और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। कुछ आपके पास खुफिया किताबें हैं, उनको देखने दोबारा आऊँगा, तो लूँगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।